हमारी लड़ाई ये नहीं है कि रिजर्वेशन हटाओ। संविधान में साफ साफ लिखा गया था कि इस रिजर्वेशन में हर 10 साल में रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। अंबेडकर साहब ने खुद ही कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद इस संविधान को फाड़ूंगा, ऐसा मैंने सुना है। अब अगले 5 साल बाद सीजेपी प्रोटेस्ट को क्यों बंद किया गया? क्योंकि लोगों को अपनी कुर्सी का डर खा गया था वहां पर। आपकी सबसे पहला दर्द ये था कि मेरे नंबर ज़्यादा आए और मुझे एडमिशन नहीं मिला। मेरे पास ये टूटा फोन है पढ़ने के लिए, तो अब फिर मैं उनसे ज्यादा पढ़ाई भी कर रहा हूँ दिन रात बैठ के लाइब्रेरी में, और मैं उनको कभी ये फील भी नहीं होने दे रहा हूँ कि मेरे पास ये टूटा फोन है, आपके पास ये है। जब भाई दूसरा बच्चा पढ़ाई करके उसने अंक लाया, आप भी लेकर आइए। हर्ष, तो मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीजेपी जैसा कोई आगे इस तरह का आंदोलन आने वाला है? अगर सरकार आंदोलनों से ही सुनती है हमारी बातों को, तो हम आंदोलन करेंगे। जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, शिक्षा से लेकर नौकरियों तक। संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बच्चे कर लो 10-10। कांग्रेस की सत्ता थी कब से? बीजेपी की चल रही है। आज बीजेपी भी घमंड ना करे कि हम ही बैठे रहेंगे सत्ता में, क्योंकि आपने बोला कि हम सड़क पर उतरेंगे। अगर सरकार जो है भूख हड़ताल से ही सुनती है तो भूख हड़ताल पर भी बैठा जाएगा। अगर वांगचुक जी आपके सपोर्ट में आएंगे? ये आपकी भी मानसिकता बन चुकी है, क्योंकि आप भी दिन रात मीडिया में किसको कवर कर रहे हैं, और उनको आना पड़ेगा। अगर वो नहीं बदलेंगे तो पुरानी से पुरानी सत्ताएं उखड़ गई, तो ये सत्ता कौन सी बड़ी चीज। और जब इस बात पर बात होगी तो पता है कौन इस बात को दबाने के लिए आगे आएगा? जो अमीर लोग हैं SC ST में। जब आपको लगे कि मुझे धमकी दी जा रही है अभी तक आपकी बातों के लिए, धमकी लेके उठवा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे साथ वालों के हॉस्पिटल्स चलते हैं, उनके बच्चे आधे आधे नंबर लाकर पास हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है जनरल कैटेगरी की तो वहाँ पर संकट खड़ा हो जाता है। एक ऐसा बयान जिसने देश भर में एक बार फिर आरक्षण को लेकर बहस छेड़ दी, और वो भी ऐसे वक्त में जब सीजेपी प्रोटेस्ट अपने चरम पर था। सोशल मीडिया दो तबकों में बंटना शुरू हुआ, विरोध की बाढ़ आई तो समर्थन भी आपार मिला। हम बात कर रहे हैं हर्ष की। हर्ष एक ऐसा अभ्यर्थी, एक ऐसा लड़का जिसने एक नई बहस को जन्म दिया, आरक्षण, जो कि सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद से बहुत ज़्यादा नहीं उस पर बात हो रही थी, और अचानक तमाम सवाल सोशल मीडिया पर तैरने लग गए। एक पार्टी का गठन सा हो गया, सीजेपी की तरह एक पार्टी आई, आंदोलन जिसका सीधा सा मकसद था कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। 5 मिलियन के आसपास वो फॉलोअर्स हैं। आखिर क्या है इस पार्टी का मकसद? हर्ष का क्या मकसद है? खुद जानेंगे आज हर्ष से ही। हर्ष हमारे साथ है। हर्ष, बहुत शुक्रिया वन इंडिया को वक्त देने के लिए। आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे आखिर आरक्षण का मुद्दा देश में अचानक से आना, आपकी बात से लोग एक बार फिर बात करने लग गए हैं, एक पार्टी बन गई, सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ, अपने मकसद में वो लोग कामयाब हुए, उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना था और भी मांगी थी, वो सब पूरी हुई। एक पार्टी बनी 5 मिलियन वाली, जिसको नाम दिया गया रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। सबसे पहले आपसे यही समझेंगे कि आपको आरक्षण से किसी तरह की दिक्कत है या मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव चाहते हैं? हमें रिजर्वेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है व्यवस्था में। लाइक हम लोग माइनस निगेटिव मार्किंग पर डॉक्टर बना रहे हैं कि देश का भविष्य कभी 140 नंबर से हेल्थ सिस्टम हमारा फर्स्ट नंबर पे आ सकेगा अगर हम निगेटिव मार्किंग वाले बच्चों को डॉक्टर बनाते रहेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, वो बच्चा निगेटिव मार्क लाया क्यों? क्या किसी ने इस बात को जानना चाहा? क्या इस बात से ताल्लुकात किया कि भाई -40 क्यों आया? क्योंकि उसकी शुरुआती शिक्षा अच्छी नहीं रही। अगर हम उस बच्चे को शुरुआती शिक्षा अच्छी देते तो वो बच्चा निगेटिव मार्क लाता क्या? क्या उसकी शिक्षा पर हमें ध्यान देना चाहिए, या फिर सिर्फ हमें लास्ट में उसको चीटिंग दे देना चाहिए? कल को मेरा एग्जाम हो और मुझे कहा जाए कि कल आपको चीटिंग मिल जाएगी, क्या मैं आज रात में पढ़ाई करूंगा? नहीं करूंगा, ऑब्वियस है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं, सीधा सीधा उसका दिमाग ही तोड़ दिया कि आपको तो लास्ट में हम नंबर बढ़ा देंगे, इसलिए वो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है और उसे लगता है कि हमारी तो इतनी सीट रिजर्व ही है। तो रिजर्व सीट होने के चक्कर में आपको क्वालिफाइंग मार्क -40 तक रखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक SC का बच्चा जो कि गांव में बैठा हुआ है, जिसके पापा खेत में काम कर रहे हैं, वो अपनी भी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए उसको भी खेत पर जाना पड़ता है, बल्कि मनरेगा में काम करना पड़ता है। उसके बाद वो अपनी जो भी समय बचता है उससे पढ़ाई करता है। और एक बच्चा जिसके पापा SC है, वो शहर में रहता है, उसके पापा 3-3 लाख की कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं। वो बच्चा, उस बच्चे का कंपटीशन उस SC बच्चे से है जो कि बच्चा खेत में काम कर रहा है। अब SC में भी तो जो ज्यादा नंबर लेके आएगा उसी को तो वो सीट मिलेगी। तो जो ये बच्चा 3 लाख की कोचिंग अफोर्ड करके दिन रात पढ़ाई कर रहा है, उसको वो सीट मिल जाती है, और जो बच्चा जिसके लिए रिजर्वेशन था उसको वो सीट नहीं मिलती है, क्योंकि वो पढ़ाई ले ही नहीं पा रहा। क्या हमको उस बच्चे की पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए? क्या हमको उसको अनपढ़ छोड़ देना चाहिए? हमारी लड़ाई ये नहीं है कि रिजर्वेशन हटाओ, रिजर्वेशन इसको मिलना चाहिए। अब रिजर्वेशन कैसे मिलना चाहिए? उसको ऐसा नहीं कि हम उसको अशिक्षित छोड़कर और उसको डायरेक्ट हम लास्ट में मार्क्स दे देंगे। कहीं ना कहीं हमें उसको पढ़ाना चाहिए। अब पढ़ाने के लिए आप कहेंगे कि स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल इतना चल तो रहा है, पढ़े ना जाके। लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूल में अभी इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो बच्चा वहां जाकर पढ़ाई कर सके। अब वो बच्चा अगर किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना चाहे, उसको फ्री पढ़ाया जाए, ये उसको रिजर्वेशन दिया जाए, ना कि उसको लास्ट में चीटिंग दी जाए।
उसको जिस भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना है, जिस भी कॉन्वेंट स्कूल, एक कॉन्वेंट स्कूल है जिसमें विधायक का बच्चा पढ़ रहा है, उसी स्कूल में वो खेत में किसान काम करने वाले का बच्चा पढ़ रहा है। ये बच्चा किस लिए पढ़ रहा है कि हमें अगर नीट में एमबीबीएस मिल जाए ठीक है, नहीं तो मैं तो अपने पापा का बिजनेस देखूंगा। और ये बच्चा किस लिए पढ़ रहा है कि मुझे अपनी मम्मी की फटी साड़ी बदलनी है, मुझे अपने पापा का फटा गमछा बदलना है। बताइए कौन बच्चा ज्यादा पढ़ेगा? इस बच्चे में क्या प्रतिभा होगी, क्या देश की उन्नति होगी, उस पर किसी ने चर्चा करनी चाहिए। रिफॉर्म्स की हमेशा से जरूरत थी, लोगों को पता भी है कि ये रिफॉर्म्स होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम इन बच्चों को भी पढ़ा देंगे फिर हम राजनीति कब कर पाएंगे? फिर हम अपने राजनीतिक वोट इनको बांटकर कैसे ले पाएंगे? उस बच्चे को कभी पढ़ाया ही नहीं गया, रियलिटी है। अब इस दौरान हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ गरीब बच्चा वही है, जनरल का बच्चा उसको भी पढ़ाइए, ओबीसी के बच्चा उसको भी पढ़ाइए। आप हर 5 साल में अगर वोटर लिस्ट बनवा सकते हैं, क्या आप गरीबी की लिस्ट नहीं बनवा सकते हैं कि इस समय गरीब कौन बच्चे हैं, कौन बच्चे उस शिक्षा को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्या उनको नहीं पढ़ाना चाहिए? अगर हम उन बच्चों को पढ़ाकर आगे लेकर आए तो हमारा देश स्वतः ही 140 से फर्स्ट नंबर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हम अगर चीटिंग ही देते रहेंगे हमेशा तो ये बदलाव कभी आएगा ही नहीं। 70 सालों में अगर बदलाव की आवश्यकता आपको नहीं लगी तो आपको तो भविष्य के 70 सालों में फिर नहीं लगे। अगर बदलाव की बात आज किसी ने नहीं करी तो कभी भविष्य में भी कोई नहीं करेगा कि भाई बदलाव किया जाए, क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा गया था कि इस रिजर्वेशन में हर 10 साल में रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। और कहीं ना कहीं हम एक लाइन को और सुन रहे हैं कि अंबेडकर साहब ने खुद ही कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद इस संविधान को फाड़ूंगा, ऐसा मैंने सुना है। आई डोंट नो कि उन्होंने कहा कि नहीं कहा, मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सुना है मैंने, क्योंकि इस व्यवस्था को ये लोग राजनीति के लिए बहुत समय तक ढोते रहेंगे, ऐसा उन्होंने स्वतः कहा है। अब जो लोग इस मुद्दे पर बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये हमारे जो है संविधान के विरोधी हैं। संविधान के विरोधी तो आप हैं, जो कि अभी तक 70 साल में बदलाव की आवश्यकता आई नहीं आपको, क्योंकि आप सिर्फ पीड़ित दलित आदिवासी में लड़ाते रहे और जनरल ओबीसी में सिर्फ लड़ाते रहे और लड़ाकर राजनीति करते रहे। इन लोगों ने राजनीति को इतना गंदा बना दिया है कि देश की संस्कृति के साथ खेलने लगे। एक बात बताइए, बुद्ध को इन्होंने राम से लड़ा दिया, राम को बुद्ध से लड़वा दिया, राम वाले बुद्ध को भगवान नहीं मान रहे, बुद्ध वाले राम को नहीं मान रहे। ये डिस्क्रिमिनेशन किसने पैदा करी? राजनेताओं ने, जबकि दोनों सेम भगवान है भाई। वो दोनों लोग, ये 10वें अवतार है विष्णु के, बुद्ध भगवान, लेकिन ये इस लेवल तक की राजनीति कर दी कि भगवानों में तक लड़ा दिया ताकि वो खुद की रोटियां सेक सकें, वो खुद की राजनीति कर सके। क्या देश की उन्नति के साथ राजनीति नहीं की जा सकती? क्या देश ऐसी राजनीति हो देश में कि हर व्यक्ति का विकास सोचा जाए कि देश हमारा कैसे नंबर 1 बनेगा? हम सदैव यही सोचते रहते हैं कि हम कैसे रिजर्वेशन को और बढ़ा दें, 50% कर दें, 70% कर दें। क्यों? उनको पढ़ाइए ना, आप पढ़ा क्यों नहीं रहे आप उनको? एक चीज हर्ष दिमाग में, सबसे पहले जब आपको हमने सुना जी सर, तो सबसे पहले मुझे लगा एक ऐसा युवा जो नीट का एस्पिरेंट है, कोशिश करता है, लेकिन वो जब ये देखता है कि मुझसे कम नंबर वाले व्यक्ति सीट पा जाते हैं, शायद उसका अभिप्राय आपका ये भी होगा कि कम नंबर वाला जो सीट पाएगा तो निश्चित तौर पे वो आपसे योग्य नहीं है। बिल्कुल। और आप उसको डॉक्टर बनते देख रहे हो, खुद को कहीं नहीं देख रहे हो। जी बिल्कुल। वो आपका जिस समय, मतलब मैं उस युवा की बात, वो मेरा दर्द है। लाइक उन बच्चों के पास मेरे फ्रेंड्स ही हैं, कोई बहुत दूर, मैं उनसे कोई बुराई नहीं है मेरी। लाइक उनके पास हमसे ज़्यादा सुख सुविधाएं, हर चीज़ है उनके पास। उनके पास पढ़ने के लिए आईपैड है, उनके पास टैबलेट है, लैपटॉप है, सब चीज़ है। मेरे पास ये टूटा फ़ोन है पढ़ने के लिए। तो अब फिर मैं उनसे ज़्यादा पढ़ाई भी कर रहा हूँ दिन रात बैठ के लाइब्रेरी में, और मैं उनको कभी ये फील भी नहीं होने दे रहा हूँ कि मेरे पास ये टूटा फ़ोन है, आपके पास ये है। लाइक और उसके बाद में मैं उनसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ, उनसे ज़्यादा नंबर ला रहा हूँ साल भर टेस्टों में, उनसे ज़्यादा पेपर में भी नंबर ले आ रहा हूँ। मतलब वो कार में बैठ के जा रहे हैं पेपर देने, मैं बाइक से जा रहा हूँ, फिर भी खुश कि लाइक अरे कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहाँ धूप में तप रहा हूँ 2 घंटे पहले पेपर से देने, वो कार की एसी में बैठकर पेपर देने जा रहा है, और फिर भी उससे ज़्यादा नंबर ले आ रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे सीट नहीं मिल रही है। क्या ये तो आपका जो मैं समझ पा रहा हूँ, इस तरीके की प्रॉब्लम्स और लोगों के साथ भी। जब हमने पेज बनाया तो उसको कितने लोगों ने फॉलो करा? क्यों किया? क्योंकि लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सरकार उनको नहीं देखना चाह रही। क्यों? आखिर इस विषय पर कब तक आंख मूंद कर बैठे रहेंगे? देश को हम लगातार गर्त में कब तक धकेलते रहेंगे कि कभी इस विषय पर बात नहीं करी जाएगी? अब मैंने इस विषय पर बात करी, मुझे पता है कि इस समय लोगों ने इतना भड़का रखा है लोगों को कि वो कहेंगे तुम्हारा हक खाया जा रहा है, जबकि पता है भड़काने वाला कौन होगा? वो एससी का लोग जो कि जिनको ये इस रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है, जो कि अमीर है, जो गरीब बच्चे को भड़का देंगे तुम्हारा हक खाया जा रहा है। भाई तुम, उन्हें तो हक कभी मिला ही नहीं है। कितने गांव में आप लोग, जैसे अगर किसी गांव से आते हैं तो खुद सोचिए आपके गांव में कितने एससी एसटी या गरीब बच्चे क्रीमी लेयर एग्जाम्स में हैं। लाइक बस 2-4 आर्मी पर पहुंच गए, 2-4 पुलिस में पहुंच गया, किसी मतलब क्लर्क पोस्ट पे पहुंच गए। कौन एमबीबीएस, कौन आईआईटी, कौन आईपीएस? 1-2 बच्चे कोई बन जाता है, समोसे वाले का बच्चा बना आईएएस, समोसे वाले बेचने का बच्चा बना एमबीबीएस, वो एक बच्चा बना है। लेकिन डॉक्टर्स के कितने बच्चे डॉक्टर बने, ये कभी डाटा देखा क्या? इस तरीके से क्या हर वो बच्चे की भी पास कैपेबिलिटी नहीं है क्या? उसको पढ़ाना नहीं चाहिए क्या? उस बच्चे को भी शिक्षा का अधिकार है, उसे भी पढ़ाना चाहिए।
तो ये कभी सोचा गया क्या देश में? क्यों? क्योंकि सिर्फ राजनीति और पक्ष विपक्ष दोनों को सिर्फ ये पता रह गया, राजनीति इतनी कर दी कि सिर्फ लोगों को ये पता रह गया कैसे वोट बटोर कर हमको कुर्सी पर बैठना है। क्या कभी ये सोचा कुर्सी पर बैठ के करना क्या है? अब अगर कुर्सी पर बैठ के अब अगली 5 साल बाद कैसे बैठना है? अब अगले 5 साल बाद सीजेपी प्रोटेस्ट को क्यों बंद किया गया? क्योंकि लोगों को अपनी कुर्सी का डर खा गया था वहां पर, जबकि उन्हें खुद पता था कि ये लोग दंगाई टाइप के लोग हैं, ये कोई स्टूडेंट नहीं है। उनको डर लग गया कि कहीं मेरी कुर्सी ना छिन जाए, तो उन्होंने उनकी बात सुन ली और स्टूडेंट से बात करना जरूरी नहीं समझा। मैं सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दोनों पर सवाल कर रहा हूं, क्योंकि राजनीति इस तरीके की बिगड़ चुकी है देश की। अच्छा, मैं एक आप चूंकि सीजेपी प्रोटेस्ट में भी रहे, हालांकि आवाज़ आप एक ऐसी आवाज़ भी बन चुके हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं, हम उस दर्द को समझ, बहुत से लोग बोलते नहीं थे, जो बात आपने बोली जानते थे, इस डर से नहीं बोलते थे कि आरक्षण के खिलाफ बोलेंगे तो वही बात गद्दी की बात आ सकती, भविष्य में कभी पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ये बोलने की हिम्मत नेताओं में नहीं थी, जबकि ये 10-10 साल में रिफॉर्म समझना, उसका पुनरीक्षण करना ये होना चाहिए था? कहीं ना कहीं उनमें हिम्मत इसलिए नहीं थी, उन्हें लगता था कि हमारी राजनीति कुर्सी ना छीन जाए, क्योंकि वो सीधा सीधा कि हम रिजर्वेशन हटा देंगे। भाई हटा क्यों दोगे? भाई उस बच्चे को, जिस बच्चे को जरूरत है उसको दीजिए। क्या दीजिए? उसको चीटिंग मत दीजिए कि ये लीजिए पर्ची देख के लिख देना। उसको पढ़ाइए, पढ़ाने पर फोकस करिए। यहां तक दिमाग ही नहीं चला उनका कि हम यहां तक भी किया तो हटा देंगे, या फिर मतलब जिसको चाहिए वहां पहुंचाइए शिक्षा, उस बच्चे तक पहुंचाइए जरूरतें जिस बच्चे को चाहिए उसको। आज 5 किलो अनाज की आपको कीमत क्या पता? आपको 5 किलो राशन फ्री दिया जाए, आपको लगेगा क्या ही दे दिया सरकार ने, लेकिन जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं उसको वो 5 किलो बहुत लग रहा है। तो ये माना जाए हर्ष दुबे आरक्षण के विरोधी नहीं है, आरक्षण के तरीके के विरोधी। बिल्कुल, मतलब कि देश में सुधार और देश एक उन्नति की ओर बढ़े, और भारत देश में जितना मतलब ब्रेन है उतना कहीं नहीं है। एक बात बताइए, जब अंग्रेजों ने देश पर आक्रमण किया, हम लोगों ने इतनी जल्दी ही क्रिकेट टीम को वर्ल्ड की नंबर 1 टीम कैसे बना ली? हमने अपने इसरो की व्यवस्था को इतनी जल्दी इतना अच्छा कैसे कर लिया? इसमें एक पॉइंट आता है कि जब भी अंग्रेज देश में आए तो उन्होंने एक चीज करा कि यहाँ राज्य तो करते थे, मगर वो विवाह अपना जो शादियां करते थे वो अपने वहीं से करके लाते थे। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने जेनेटिक मेकअप को नहीं बिगाड़ पाए, इसीलिए इतनी जल्दी इसरो ने और इतनी जल्दी क्रिकेट टीम ने वहां तक पहुंचा दिया। अगर हम हर जगह ये सुविधाएं दें तो हर जगह भारत देश नंबर 1 पर पहुंचेगा। लोग कहते हैं कि भाई भारत में ही सारे भगवान पैदा हुआ। भाई ये धरती भगवानों की है तो है, यहां ज्ञान है तो ज्ञान है। अब इसमें कोई कहता रहे कि नहीं है ज्ञान, खुद ही अपनी संस्कृति को तोड़ने में लग जाए कि नहीं है हमारे पास कुछ, तो क्या कर सकते हैं? हमारे पास जो सांस्कृतिक विरासत है उसको पहले संभालें हम। चलिए हम लोग वापस अगर आरक्षण की तरफ आएँ और समझना चाहें, आपकी सबसे पहला दर्द ये था कि मेरे नंबर ज़्यादा आए और मुझे एडमिशन नहीं मिला। लेकिन अगर आरक्षण होता है किसी भी तरीके से, किसी वर्ग को किसी भी रूप में दिया जाता है, चाहे हम एससी के उन लोगों को हटा दें जो क्रीमी लेयर में आ गए हैं या जो तरक्की कर गए, उनके बच्चे भी ज़्यादा नंबर लाएंगे, वो हमारी आपकी तरह हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छी बात। फिर जो गांव गरीब के तबके की बात होती है उसका नंबर कम आएगा, फिर वो बच्चा कहेगा मेरे नंबर ज़्यादा हैं उसके कम हैं, मैं देख रहा हूँ मेरी कसूर इतना ही कि मैं इन घर में पैदा हो गया और उसके कम नंबर में उसे एडमिशन मिल रहा है। 2 बातें मैं कंप्लीट करता हूँ। एक तो बात ये होगी, कम नंबर वाला बच्चा यानी कि कम क्षमता वाला बच्चा डॉक्टर बनेगा, देश को नुकसान, मरीजों को नुकसान, स्वास्थ्य सेवाओं को नुकसान, अगर आपकी बात को मैं मानूं। और फिर वो बच्चा भी हमारी तरह खड़ा हो जाएगा आकर के, वो एससी का बच्चा जिसको हम क्रीमी लेयर में अपने बराबर बिठा लेंगे आकर के, जो परिस्थिति आप, तो ये लड़ाई तब भी खत्म नहीं होगी। क्यों नहीं? उस समय हम साफ साफ कह रहे हैं कि भाई पढ़कर आप बनिए ना। जब भाई दूसरा बच्चा पढ़ाई करके उतने अंक लाए, आप भी लेकर आइए। अब अगर आपको पास ज्ञान है तो आप किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं। इस पर भी हमने चर्चा करी कि नीट का बच्चा सुसाइड क्यों करता है। क्योंकि उस बच्चे के पास, जैसे कि वो नीट का एग्जाम देता है तो उसको लगता है हमें तो बहुत अच्छी नॉलेज है, और बाई चांस उसका एग्जाम उस दिन बिगड़ गया, मान लो 3 घंटे उसका अच्छा मोमेंटम नहीं रहा, तो वो क्या सोचता है कि चलो हम कोई दूसरे एग्जाम में ट्राई कर लेंगे। तो वह दूसरे एग्जाम जब वो खगालता है तो उसको पता चलता है कि कोई भी ऐसा सिलेबस ही नहीं है दूसरे एग्जाम्स का जिन एग्जाम को देकर वो अच्छी जॉब सिक्योर कर सके। जैसे बीएससी कर सकता है, लेकिन बीएससी करके क्या कोई जॉब मिलती है? सरकारी नहीं मिलती है। बीए कर सकता है, क्या उसको करके कोई सरकारी जॉब मिलती है? नहीं मिलती है। अब जैसे कि एयरफोर्स का एग्जाम हो गया, जैसे कि मेडिकल असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, कई जगह मेडिकल असिस्टेंट्स का एग्जाम है। आरक्षण का स्वरूप आपके दिमाग में क्या है? चलिए, चाहे वो एयरफोर्स कहीं भी जाता है, कोई इंजीनियरिंग में जाता है, डॉक्टर बनता है, क्लर्क का जॉब करता है, कोई भी जॉब करता है, जज बनता है, जुडिस, सब जगह आरक्षण तो है। तो आप ये कह रहे हो, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि हम भी अपना एक युवा क्या सोचता है, अगर हमारे दिमाग में नहीं आएगा तो इस बातचीत का कोई मतलब नहीं। ऑप्शन के लिए हर्ष, मैं भी शिवन जी के सवाल तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपने एक बात ये कही, वो मेरी समझ में आई कि बेहतर को मौका मिले, यानी कि जिसके ज़्यादा नंबर है वो डॉक्टर बने।
अब अगर हम आरक्षण देते हैं तो आरक्षण का मतलब एक कैटेगरी वो आ जाए कि उनके बीच में ही आपस में कंपटीशन होगा, वो हमसे कम नंबर लाएंगे। मान लीजिए हमने गरीबी आर्थिक आधार पर ही दे दिया, मान लीजिए ऐसे कर दिया, छोड़ो हटाओ धर्म जाति पाति खत्म कर दी, तब भी गरीब का बच्चा 405 नंबर में आएगा, आप 410 नंबर में भी नहीं आ पाओगे। उदाहरण दे रहा हूँ। तो कोई भी कंपटीशन है, 405 410 की बात नहीं, मान लो किसी में यही पैमाना है, तो फिर वो 10 नंबर वाला कहेगा यार मुझसे 5 नंबर कम वाला सीट पे बैठा और मुझे यहाँ से रिजेक्ट। हाँ, इसी व्यवस्था के तो मैं खिलाफ हूँ। ये कैसे सुधरेगी? मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चा गरीब है उसको रिजर्वेशन ये मत दिया जाए कि हम आपको अंक बाद में बराबर कर देंगे, हम आपको शिक्षा देंगे, फिर आप खुद उस शिक्षा से कॉम्पिट करिए। बहुत बड़ी और बात वो बच्चा जो है, वो बच्चा जब पढ़ेगा, मैंने बताया आपको, वो अपनी माँ की फटी साड़ी को सुधारने के लिए पढ़ रहा होगा, वो बच्चा अपने बाप के फटे कुर्ते फटी गमछे के लिए पढ़ रहा होगा, तो वो बच्चा खुद ब खुद उस बच्चे से बहुत अच्छे अंक लाएगा। मैं आपकी बात सही समझा नहीं समझा, बताइए। किस लेवल के डॉक्टर्स बनाएगा वो, मतलब दुनिया में नंबर 1 डॉक्टर्स होंगे। रियलिटी है ये। आप ये कह रहे हो नंबर में कोई कंप्रोमाइज हाँ, नहीं होगा, मेरिट पर ही आप बेसिक से लेके शिक्षा फ्री, जहां और शिक्षा फ्री गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, वो जिस भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाया जाए, और उस स्कूल की पूरी फीस गवर्नमेंट भरेगी, और उस बच्चे को अलग और बहुत महत्वपूर्ण बात और सुविधाएं दी जाएंगी, आने जाने की सुविधाएं दी जाएगी ताकि वो आ जा सके, तो वो उसके पास सारी सुविधाएं होंगी ताकि वो पढ़ सके। एक पढ़ने के लिए जितना खर्चा अपने विधायक कर सकता है पढ़ाई के लिए, बाकी वो ऐशो आराम और तमाशे कर रहा है, सैंडविच खाने जा रहा है, वो खर्चे मत दिए जाए। उसको 2 वक्त की रोटी दी जाए कि हाँ, आपको लंच के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए और व्यवस्था कर देते ताकि आपको खेतों में काम ना करना पड़े। उसको लंच की व्यवस्था की जाए 12 तक की, और उसको आने जाने का खर्चा दिया जाए, और उसकी स्कूल की फीस भरी जाए ताकि वो खुद पढ़ सके। बस उसको पढ़ने का मौका तो दिया जाए, एक बार भी मौका ही नहीं मिला उसे। पढ़ने का मौका बराबरी से दिया जाए, बिल्कुल कंपटीशन में हाँ, सबके लिए बराबर, वो खुद ब खुद कॉम्पिटिट कर जाएगा, और वो डॉक्टर बन के तैयार होगा जो कि मतलब दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर बन के तैयार होंगे, दुनिया के नंबर 1 इंजीनियर, दुनिया के नंबर 1 यहाँ पर साइंटिस्ट तैयार होंगे। क्या इस बात पर चर्चा करें किसी ने? क्या उनके पास दिमाग कम है? आप नॉन स्टॉप उसको, आपको लगता है ये नेता करेंगे ऐसा होगा? कोई आपको लगता है? करना पड़ेगा, क्योंकि अब रियल जेनजी जाग चुका है, वो करवा कर ही रहेगा। इस व्यवस्था से आप कब तक सिर्फ और सिर्फ जात पात की राजनीति कर कुर्सी हथियार रहेंगे? आपको डेवलपमेंट दिखाकर कुर्सी पर बैठने का तरीका पता होना चाहिए, तभी आपको कुर्सी पर बैठाएगा। मैंने सीजेपी को कवर किया जी सर, और जहां तक मैं समझा वहां पे जिस तरह से चंद्रशेखर की पार्टी, क्या नाम है उसका, आजाद समाज पार्टी के लोग भी थे, और भी कई लोग थे, कई ऐसे लोग थे, वो आरक्षण को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे थे, जय भीम, और वो उनका कहना ये था, मतलब हम सब लोग मान के चले ये तो व्यवस्था ही बन चुकी है, ऐसा मेंटली उसको दबा दिया हम लोगों ने। तो उस आंदोलन के लोग, आपने कहा जैन जी आ चुका है, उस आंदोलन में वो सारे लोग थे जो आरक्षण के समर्थक भी थे, हर तरह के लोग थे। तो उस तरह का आंदोलन आपकी विचारधारा के लोग कैसे, आपकी मतलब जो आपने बात रखी, अगर मैं भी उसमें मान लो शामिल भी हो जाऊं या ना, तो वो उतना बड़ा आंदोलन तो नहीं कर पाएंगे, जनसंख्या का बड़ा। चंद्रशेखर रावत कभी इसमें सपोर्ट में नहीं, क्योंकि उनको उसी राजनीति से वोट पाकर सत्ता हथियाई है, उन्हें काम करना आता ही नहीं है। उन्होंने इस प्रकार की राजनीति कर कर ही कुर्सी पर बैठे हैं। कौन आएंगे? अखिलेश यादव आएंगे? कोई नहीं आएगा। मैं तो कहता हूँ कहीं ना कहीं बीजेपी आएगी, वो भी नहीं आएगी। प्रेजेंट सिचुएशन में वो भी कहते हैं कि मेरा जनरल वोट बैंक है, मेरा ओबीसी। भाई यार, सबका वोट बैंक क्यों नहीं है? मानवता की राजनीति कब देश में होगी? तो आपकी आवाज कैसे उठेगी? हमारी आवाज जेन जी उठाएगा, हमारी आवाज जो देश के लोग हैं वो उठाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता या कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ी उठाने आएंगे, क्योंकि उनको तो इसी तरीके से राजनीति करना आता है। वो उस गंदी राजनीति का बहुत बड़े लेवल से उसके वो मतलब दिमागी रूप से कीड़े बन चुके हैं। जैन जी भी तो जातियों में बट जाएगा। हाँ, वो इस बात को समझेगा। नहीं समझ रहा तो 5-6 मिलियन फॉलोअर्स और कई सारे पेज, जितने देश भर में पेज बन रहे हैं रिजर्वेशन के नाम पर, या फिर जितने भी लोग रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, क्यों इतने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं? मैं वही सवाल, हर्ष, तो मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीजेपी जैसा कोई आगे इस तरह का आंदोलन आने वाला है? अगर सरकार आंदोलनों से ही सुनती है हमारी बातों को, तो हम आंदोलन करेंगे। इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता ना, क्योंकि 30 दिन तक जो प्रोटेस्ट हुआ, सबको लगा कुछ नहीं होने वाला। जी बिल्कुल। 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, वो कम ज्यादा होते रहे, सबको लगा खत्म हो जाएगा, ये धरना हटा दिया जाएगा। अचानक से वो संसद मार्च आता है और फिर सरकार एक के बाद एक बातें करती है, इस्तीफा भी हो जाता है, 3 मांगे पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद आप लोगों का ये आंदोलन रिजर्वेशन वाला शुरू होता है। 5 मिलियन आपके फॉलोअर्स है, जैसे कि हमने अभी कांट छांट दिए कि चंद्रशेखर नहीं आएंगे, अखिलेश नहीं आएंगे, तमाम ऐसे राजनीतिक दल नहीं आएंगे। अगर राजनेता आएगा तो उसके बाद भी ये नंबर आप बड़ा देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। 5 मिलियन पर तो सरकारें बदल जाती हैं, स्टेट की सरकारें बदल जाती हैं हमारे हिसाब से, तो फिर क्यों नहीं आएंगे? प्लान क्या से देख पा रहे हैं आगे हर्ष की, क्या करने वाले हैं आप लोग आगे इस पेज के बाद? इस मुद्दे को ऑनलाइन उठा रहे हैं,
अगर ऑनलाइन हमारी बातों को सरकार सुनेगी, जेनजी तरीके से प्रोटेस्ट को मानेगी कि हाँ ऑनलाइन प्रोटेस्ट के से भी हम बात करेंगे, सिर्फ हम दंगाइयों से या धरना पर बैठने वाले लोगों से ही सिर्फ डिस्कशन करके जेपी नड्डा जी नहीं बात करेंगे, तो हम उनसे बात करेंगे और इस मुद्दे पर कहेंगे कि भाई ये रिफॉर्म्स की जरूरत है, देश को जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी जरूरतें थी अब तक, तो मैं बीडीएस मैंने ले लिया है। भाई मैं इतना पीड़ित हो चुका हूं, मेरी पूरी फैमिली इतनी पीड़ित हो चुकी है। अगर मैं सच बताऊं तो मैं जब पैदा हुआ था तो एक अपर मिडिल क्लास में हुआ था और पढ़ते पढ़ते हम गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। मतलब सिर्फ पढ़ाई पर खर्चा किया है सारा। अब बात बताइए, हम सब कुछ उस पर दांव पर लगाने के बाद पढ़े हैं, और जो बच्चे ने कुछ भी दांव पर नहीं लगाया, बस उसके पापा के नाम के आगे एससी लिखा हुआ था, उसके पास सब कुछ है, तो उस बच्चे को सीट मिल जाएगी, हम सब कुछ दांव पर लगा के लड़ेंगे तो बच्चा सुसाइड करेगा। एक सवाल मेरे दिमाग में आता है मुकुंद इनकी बातों से, क्योंकि मैं कोई भी जब आंदोलन या कोई भी विचारधारा है उसकी सफलता की तरफ देखेंगे तो उसका ब्लूप्रिंट भी तैयार होना चाहिए। मतलब कैसे हम जाएंगे, आपसे बेहतर कौन जानता है। आप भले बीडीएस कर रहे हो लेकिन आपने उस लेवल तक पहुंचे हो, कोई ना कोई प्लानिंग के बगैर नहीं पहुंचे। अभी जो मैं राजनीतिक परिस्थिति देश में देख रहा हूं उसमें क्या है, एक बहुत बड़ी लाइन बोली जाती है और उस पर सब काम कर रहे हैं, जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये लाइन बोलते हैं। और इस लाइन पर अगर बिहार से ये बात शुरू हुई थी, आज राहुल गांधी भी उस बात को कहते हैं, उसके दबाव में मौजूदा सत्ताधारी दल बीजेपी एनडीए, देखो हम राजनीतिक दलों को किनारे नहीं कर सकते, सत्ता में वही आते हैं। अब एक नया दल बना लो आ जाए वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो भी अब जातिगत जनगणना कर रहे हैं और जातिगत जनगणना के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतना रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। यानी कि अब वो उतना रिजर्वेशन होगा, यानी कि एक बहुत सारे वर्ग बन जाएंगे, उनके कितने भी नंबर आए उनको उस वर्ग के हिसाब से एडमिशन मिलेगा, यही तो बात होगी। आप खुद देखिए, तो ये जातिगत जनगणना पे और इसके हिसाब से आरक्षण पे जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, शिक्षा से लेकर नौकरियों तक, इस पे आप कैसे, इस पे आपकी क्या मतलब टिप्पणी है? मैं इस आपकी पॉडकास्ट से सभी से पूछना चाहता हूँ कि दिल पर हाथ रखकर बताएं कि ये तरीका देश को चलाने का, क्या देश को खोखला करने का तरीका नहीं है? सीधी बात पूछ रहा हूँ कि ये तरीका देश को खोखला करने का तरीका नहीं है कि इस पर रियल में मंथन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ऐसे तो बच्चे कर लो 10-10, सब लोग 15-15 बच्चे करो, मेरी संख्या भारी मेरी हिस्सेदारी। ये तो तरीका कितना गलत है। मतलब वो लोग राजनीति ही इस तरीके से करना जानते हैं, वो देश को खोखला करने की राजनीति करना जानते हैं। आप कह रहे बीजेपी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, ये सबको यही राजनीति आती है क्योंकि देश की राजनीति को बिगाड़ दिया। इस राजनीति को उखाड़ फेंकने के लिए जेनजी बहुत काफी है। अगर इस प्रकार की राजनेताओं ने अपनी मानसिकता को बदला नहीं तो जेनजी को उखाड़ फेंकेगा, ये रियलिटी है। फिर चाहे क्यों ना कितनी बड़ी पार्टी क्यों ना बीजेपी क्यों ना कहे कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस क्यों ना कहे कि हम विश्व की सबसे पुरानी पार्टी हैं, सबको उखाड़ फेंकने का दम रखता है सिर्फ जेनजी। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई, उनको अब तुम इस तरीके से जातियों में भेदभाव करवाकर, सिर्फ और सिर्फ पीड़ित दलित आदिवासी जनरल ओबीसी में लड़ाकर अब राजनीति सत्ता पर नहीं बढ़ सकते। आपको डेवलपमेंट दिखाना पड़ेगा कि आपने किया क्या है। लेकिन जिस जाति को अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी उस संख्या के हिसाब से वो क्यों इनसे अलग होगी? बिल्कुल, अब यही बात है। जैसे कि मैंने कहा था, क्या जैन जी की मानसिकता इससे अलग? मुझे कई सारे लोग बच्चों के डीएम्स आए, मतलब मेरे गांव के जो बच्चे SC ST हैं, बहुत सारे हैं मेरे गांव में। SC ST दोस्तों की तुम्हारी टिप्पणी पे क्या राय थी, ये बताओ। SC ST दोस्त होंगे ना, तो जब आपने ये भाषण दिया, ये सब बातें करी, आक्रोश दिखाया, तो उन बच्चों ने आपको क्या करा, क्रिटिसाइज किया या क्या हर सही कह रहा हूँ? दो लोग हैं, एक तो मेरे दोस्त पुराने हैं, कोटा के दोस्त हैं, और एक मेरे गाँव के फ्रेंड्स हैं। गांव के फ्रेंड्स कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि हम तक कभी रिजर्वेशन पहुंचा ही नहीं है, उनको सिर्फ पहुंच जाएगा तो बांटी गई है, सिर्फ मुरमुरिया कि भैया आप जो है 5 किलो आटा ले लो, राशन ले लो। भाई आप भी तो MBBS की डिग्री कर सकते हो, आप भी तो IIT कर सकते हो, सिर्फ आपको छोटी छोटी क्लर्की की जॉब तक ही क्यों सीमित रखा गया? आपकी मानसिकता को दबाया क्यों गया कि आप सिर्फ क्लर्क तक ही पहुंच सकते हैं? क्या MBBS नहीं कर सकता वो बच्चा? क्या वो बच्चा IIT नहीं कर सकता? क्या वो बच्चा दूसरे बच्चे कोटा वाला वो कह रहा है कि यार आप बहुत गलत बात कर रहे हो। तो मैंने कहा तुम्हारे पास तो 5-5 लाख रुपए कोचिंग फीस करने के हैं, ये रिजर्वेशन तो उस बच्चे का हक है जिस बच्चे के पास 2 वक्त की रोटी खाने का भी पैसा नहीं है। लेकिन आप तो रिजर्वेशन में शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उसे लायक बनाने की बात कर रहे हो। बिल्कुल, आप कंपटीशन में रिजर्वेशन समाप्त करना चाहते हो। बिल्कुल भाई, पढ़ाई में रिजर्वेशन नहीं, वो बच्चा यार खुद ब खुद वो कॉम्पिटिट कर जाएगा। मैंने खुद कहा कि वो अपने हालातों को सुधारने के लिए पढ़ रहा होगा, ना कि नीट के एग्जाम को निकालने के लिए। वो अपने हालात सुधारने हैं, उसको अपने फटे जूते सुधारने हैं, उसको अपनी माँ की फटी साड़ी, अपने घर के हालात सुधारने, घर में बहते पानियों को सुधारना है। कुछ होने वाला नहीं लग रहा मुझको, क्योंकि जितने भी दल हैं, चाहे सत्ताधारी दल चाहे विपक्षी दल, उन्होंने तय कर लिया है कि संख्या बल के हिसाब से शिक्षा और नौकरी और रोजगार
और यहाँ तक कि उनका तो ये मानना है एमएलए, एमपी और प्रधान इस सब में भी जो है इसी तरीके से रिजर्वेशन होना चाहिए। सत्ता में बैठे हुए लोग कभी ये घमंड ना करें कि हमारी सत्ता हमेशा विपक्ष रहेगी। वाले भी जैसे- यही कह रहे हाँ, हैं। यही कांग्रेस की सत्ता थी कब से, बीजेपी की चल रही है। आज बीजेपी भी घमंड ना करे कि हम ही बैठे रहेंगे सत्ता में। कभी अंग्रेजों का राज्य था, कभी मुगलों का राज्य था। आज ना मुगल रहे, ना अंग्रेज रहे, ना कांग्रेस नहीं, अब बीजेपी का भी कोई जरूरी नहीं कि बनी रहेगी। अगर वो इसी मानसिकता से चलते रहेंगे तो देश को बढ़ना पड़ेगा भाई। जरूरी नहीं है कि ऑफिस जो है आप लोगों का ही हो या इन लोगों का, वो गांव के बच्चे भी इस ऑफिस को तैयार करने की हिम्मत रखते हैं, उनको मौका तो दिया जाए एक बार। हर्ष, 100 ऐसी बातें हो सकती है। हम आपके कई वीडियोस देख रहे थे, उसमें कमेंट्स भी थे कि बहुत ज्ञान दे रहा है, सॉल्यूशन पे बात कर, क्या हो सकता है। जो सच में चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो, और बहुत बड़ा तबका है। शिव इंजन ने बताया कि अक्सर लोग डरते हैं इस पे बात करने से कि शायद विरोधाभास बनेगा। पॉलिटिकल पार्टीज तो बात रखना ही नहीं चाहती, उनका अपना वोट बैंक का नुकसान है। आपके मन में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बात करते हैं, मान लीजिए कल को बीजेपी का कोई नुमाइंदा, सत्ताधीश का कोई नुमाइंदा, राहुल गांधी जैसा नेता आपसे आके बात करता है, तो आप उन्हें कन्विंस कैसे करने वाले हैं? भाई मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि कन्विंस करने का तो तरीका नहीं पता, क्योंकि कन्विंस होंगे कि नहीं होंगे। जो मेरी मांगे एक हैं, प्रारूप मैं कुल मिला के समझना चाहता हूँ कि- कि ऐसी बात जिसको लेकर लगे कि हाँ ये तो हो सकता है, इसे करने में कोई दिक्कत जो नहीं है। हमने ब्लूप्रिंट वाली बात, हाँ, हाँ, blueprint। कि मतलब वही बात है कि बच्चों को एजुकेशन दिया जाए, उनको फ्री एजुकेशन किया जाए, 1st से 12th तक की, उनके खर्चे उठाए जाए, उनको टिफिन की व्यवस्था कराई जाए। क्योंकि वो भाई टिफिन का अपना खाना खर्चा करने के लिए क्या वापस आके खेतों में जाएगा, तो उसको टिफिन की व्यवस्था करी जाए, उसको आने जाने का खर्चा दिया जाए। अच्छे से अच्छे स्कूल में, वो कहे कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे टॉप स्कूल प्राइवेट है उसमें पढ़ना चाहता हूं, तुम कहो नहीं गवर्नमेंट में पढ़ो, वो तो फ्री चलता रहा है। वहां आपके पास अभी इतनी सुविधाएं नहीं है, तो या फिर जो आपने जिस भी स्कूल की मान्यता दी है, दी तो गवर्नमेंट नहीं है, वो जिस भी स्कूल में देश के पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाया जाए। उसके एरिया में जो सबसे टॉप स्कूल है वो उसमें पढ़ना चाहता है, उसको फ्री पढ़ाया जाए, उसकी व्यवस्थाएं करी जाए वहां तक जाने की। वो खुद पढ़ लेगा, लेकिन उसकी व्यवस्था कभी करी ही नहीं गई है, क्योंकि सारा रिजर्वेशन वही खाता रहा है जो कि ऊपर रहा है, उसे नहीं लिया हमेशा, और उसकी आदत पड़ गई कि अब मैं ही ले लूं इसको। और जब इस बात पर बात होगी तो पता है कौन इस बात को दबाने के लिए आगे आएगा? जो अमीर लोग हैं SC ST में, भाई वही तो इस पर मुद्दे को कब्जा कर सकते हैं। वो गरीबों के पास क्या ही है, वो बेचारे कैसे इस मुद्दे को खत्म करने की बात कर लेंगे? वो इनको भड़काएंगे कि तुम आगे आओ, हम तुम्हारे बस के लिए पैसा देंगे, चलो दिल्ली चलो, दंगा कर देंगे। उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं कि वो दिल्ली आकर दंगा कर सकें। उनको लेकर कौन आएगा? जो अमीर SC ST, क्योंकि उसका हक खाया जा रहा है, इसका हक खाया ही नहीं जा रहा है। इसको जब हक मिल ही नहीं रहा है तो इसका खाया कहां जा रहा है? लेकिन आपकी बात जो है, आप जब भी इस बात को कहते हो, बिल्कुल आपका क्रोध जायज़ है। आप उस SC ST के भी हिस्से की बात कर रहे हो, मैं समझ पा रहा हूँ आप किस वर्ग की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूं जो गरीब लोग हैं, देश एक देश जो है मानवता से चले, जो रियलिटी देश की है, भारत की रियलिटी सांस्कृतिक है, जिसको बना के रखना चाहिए। भाई हर पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों लोग इस तरीके के काम करें कि हम काम करने के लिए इतने आतुर हैं कि दोनों लोगों को वोट देने के लिए लोग सकुचाए ना। आज लोग कह रहे हैं हम बस उसको सपोर्ट कर रहे हैं, काम तो वो भी नहीं कर रहा। भाई चाहे बीजेपी को वोट देने वाला हो चाहे कांग्रेस को, वो भी दोनों कह रहे हैं कि हम उसको वोट दे रहे हैं, काम तो वो भी नहीं कर रहा। कोई अगर अच्छा चेहरा है तो मुस्कुराएंगे। आपका जो मुद्दा है वो आरक्षण पे आके टिक गया। आपकी बात जो, मैं भी सीजेपी ने भ्रष्टाचार की बात करी, उसमें पेपर लीक की बात करी उसमें। तो एक चीज़ है, सीजेपी के क्या नेताओं से भी आपकी करीबी या बातचीत हुई किसी नेता से? हाँ, मैंने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उससे बात नहीं करी गई। नहीं करी बिल्कुल गई। बात लेकिन नहीं करी उनके बातचीत, उनकी मांगों से आपको समझ में आ गया होगा उनकी विचारधारा क्या है। हाँ बिल्कुल। उस विचारधारा पे मैं समझना चाहता हूँ, आज अगर आंदोलन की बात आप करते भी हो, आपने कहा अगर सरकार नहीं सुनेगी हम सड़कों पे आएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरह की राजनीति का मॉडल है, वो कहते हैं SC ST OBC ये इतने % हैं, और आप इस समय जो आपकी विचारधारा है, आप चेहरा बन गए, वो अनारक्षित वर्ग की आवाज का चेहरा बन गया। बिल्कुल नहीं, यही गलत है। हम सबके चेहरा बन रहे कि जो बच्चा रियल में जरूरतमंद है उस तक शिक्षा पहुंचाई जाए। अब गलत कह रहे हैं कि हम जो है सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों का चेहरा बन रहे हैं। यही क्लियर करना है। हाँ, अब आम आदमी यही समझ रहा है। समझेगा कैसे हर्ष? वो कुल मिला के समझ बात रहा है तो हर्ष यही है। दुबे ये अनारक्षित वर्ग की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आम समान वर्ग के बच्चे की आप बात नहीं सुन रहे हो। जो आपका पहला आक्रोश देखा वो बिल्कुल दर्द हम समझ सकते थे, उसकी बात कोई कर ही नहीं रहा है, और जो है मैं बैठा रह जाता हूँ, मेरे नंबर ज्यादा है। तो पहला इंप्रेशन ये जा रहा है कि हर्ष दुबे अनारक्षित वर्ग का चेहरा है, और अनारक्षित वर्ग 15 से 18% है, और वोट की लोकतंत्र है। अगर 18% वाला 82% के हकों को हटाने की बात करेगा तो वो सफल हो ही नहीं पाएगा। यही प्रॉब्लम अब है। यहाँ पे आप समझाइए क्यों आप अनारक्षित वर्ग की आवाज नहीं बल्कि और लोगों की भी आवाज। हाँ, हम सबकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम नॉन स्टॉप SC की बात करें कि उस बच्चे का हक खाया जा रहा है, उस बच्चे तक पहुंचाया जाए। अब अगर हम बात करें कि SC ST लोग ज्यादा गरीब होते हैं,
तो ज्यादा रिजर्वेशन भी उनको ही मिलेगा। अब कुछ गरीब अगर और जगह भी है तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब हम मानवता से काम करें। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल क्यों? ये आपकी भी मानसिकता बन चुकी है, क्योंकि आप भी दिन रात मीडिया में किसको कवर कर रहे हैं? नेताओं को कवर कर रहे हैं। भाई मीडिया 90% टाइम सिर्फ नेताओं को दिखाती है, और नेता किस पर बात करते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप भी हमको पूरा वही बता रहे हैं कि 18% ब्याज, हमको तो पता भी नहीं कितने परसेंट कौन है, क्योंकि हम तो यही आंकड़ा बताते हैं। हाँ, यही लोग आंकड़ा आपको बताते हैं, फिर आप हमको बताते हैं कि देखिए ये आंकड़े की बात करते हैं। भाई वो लोग दिन रात इसी की राजनीति ही कर रहे हैं, और ये राजनीति बल्कि सपोर्टर्स में भी घुस चुकी है। आजकल वोटर्स के अंदर ऐसी राजनीति घुस चुकी है कि अगर एक कांग्रेस के सपोर्टर से कोई ये कहे कि हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, चाहे फिर वो क्यों ना देश का आतंकवादी ही क्यों ना हो, उसका सपोर्ट कर देगा। और बीजेपी के किसी सपोर्टर से ये कहे कि हम कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे, तो वो उस आतंकवादी का सपोर्ट कर देगा। लोग आंख मीच कर जिसको वोट दे दिया कि भैया भैया जिसको वोट दे दिया उसकी तो हम बुराई सुनेंगे ही नहीं। हम दोनों पक्षों की बात करें, नॉन स्टॉप दोनों की बुराई करें कि भाई सत्ता पक्ष भी गलत है और विपक्ष भी गलत है। क्यों? क्योंकि और ऐसा नहीं कि हमने ये जब मेरा आंदोलन स्टार्ट हो गया, मैं पॉपुलर हो गया, उसके बाद ऐसी बात कर रहा हूं। इससे पहले की भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो भी हम यही बात करते थे कि हमें हमेशा, चाहे हम जिसको भी वोट दे रहे हैं, वोट देने के बाद अगर वो गलत कर रहा है तो उसको बताना चाहिए। जैसे हमारे माँ बाप अगर घर में है तो वो हमारे क्या चाहेंगे? भलाई चाहेंगे, सिंपल सी बात है। वो अगर एक बच्चा गलत कर रहा है तो उसकी गलतियों को छिपाता रहेगा? वो बताएगा कि भाई तुमने गलत किया, तुमने सही किया। ऐसा थोड़ी कि अगर हमने वो मेरा बच्चा है तो हम उसको गलत कहेंगे ही नहीं, या वो दो बच्चे लड़ जाए, जो जिन घर में ऐसा होता है कि वो अपने बच्चे का प्रोटेक्शन हमेशा किया जाता है, वो बच्चा बिगड़ जाता है। अगर कहीं फाइट हुई है बाहर तो अपने बच्चे की गलती है, पक्ष और विपक्ष, आपको दोनों पे इस समय भरोसा नहीं दिखाई, दोनों को आप क्योंकि हमारे देश की राजनीति बिगड़ चुकी है। इसकी राजनीति को हम ये नहीं कह रहे, समाधान क्या है मुकुंद? राजनीति को सुधारा जाए, खुद की मानसिकता को बदला जाए। हर्ष, बात कर लेते हैं पिछले कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा, कि जैसे आपका बयान आया, जी बिल्कुल, कई मीडिया ने आपको कवरेज दी, कई चैनल्स पे आपने बात की, यूट्यूब में कई क्लिप्स कटी, इंस्टा पे आपको वायरल हैं। तो कौन से ऐसे लोग, वो चाहे सत्ताधीश पार्टी यानी कि एनडीए हो सकती है, बीजेपी हो सकती है, या फिर विपक्ष में कौन से ऐसे नेता, कौन से ऐसे मैं कह लूँ प्रवक्ता जिन्होंने आपको अप्रोच किया हो, वो आपकी तारीफ के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, या फिर आपको धमकियों के लिए भी? प्रवक्ता तो किसी ने नहीं करा। प्रवक्ता मतलब लाइक दैट मीडिया ने ही मुझे मोस्ट ऑफ सपोर्ट दिया है। जो भी मीडिया ही मेरी बात उठा रहा है, इसीलिए मैं सुबह आज 7 बजे उठकर घर से निकल दिया, क्योंकि मीडिया वालों के फ़ोन है कि आप आ जाइए। तो हमने कहा आज अगर हमारी आवाज़ उठ रही है तो हम ज़रूर उठाने जाएंगे। हम सुबह 7 बजे से अभी 6 बजे हमने बस 2 रोटियां खाई हैं। सुबह से भूखा ही हूँ, क्योंकि लाइक ऐसा नहीं कि मतलब स्टूडियो वाले ने मेरे लिए खाने का अरेंज नहीं कहा, उसके बाद मुझे तुरंत दूसरे स्टूडियो जाना। मैं नहीं सोच रहा हूँ कि दूसरे शो खराब हो, ताकि हमारी बात अगर कोई उठा रहा है, आप मुझे क्यों बुलाएंगे? आप भविष्य में क्यों ही बुलाएंगे? ना तो हम कोई नेता है, ना ही कोई बहुत मतलब अंबानी के खानदान से आते हैं। सिर्फ आप आज हमारी आवाज़ सुनी तो आज आप हमें बुला रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारी आवाज़ दबे। अगर आज देश में रिफॉर्म्स हो सकता है, और अगर चाहे भले ही क्यों ना मेरी आवाज़ से हो सकता है, तो हमें करना चाहिए। और हम तो कहते हैं देश में सभी लोग इस मुहिम को चलाए कि हाँ, हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, नेशन बिल्ड की ज़रूरत है, ना कि इसी तरीके की राजनीति, गंदी राजनीति हमेशा देश में बनी रहे और इस राजनीति के हम गुलाम बने रहें। राजनीति के कहीं ना कहीं वोटर्स गुलाम हो चुके हैं कि हम भाई इसका सपोर्ट करते हैं तो आंख बंद करके करते हैं। फिर चाहे क्यों ना वो गलत कर रहा हो, सही कर रहा हो, अगर गलत भी किया तो उसको हम सही करने पे लग जाते हैं। मतलब आप अगर डिस्कशन देखेंगे 4 लोगों के बीच में कि राजनीतिक चल रहा हो, भले ही उसको पता हो कि गलत किया इसने, और उसको सही प्रूव करने में लगे रहेंगे कि अगर हमारी पार्टी के सपोर्टर्स ने किया है तो हम उसको सही प्रूव करके मानेंगे। अरे गलत किया उसको गलत कहो, सही किया उसको सही कहो। ये भावनाएं कब आएंगी अंदर लोगों के? बिल्कुल। मेरा सवाल समर्थन और विरोध को लेकर था वैसे हर्ष की। हाँ, समर्थन में तो मेरे मतलब रियल बंदे आए हैं, जो कि मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व नहीं है, जो कि रियल लोग हैं, मतलब रियल जो वोटर्स हैं। एक तरीके से वोटर्स भी नहीं है अभी, शायद कहीं ना कहीं जेन जी हैं, जो कि अभी 17-18 साल की उम्र के ही बंदे हैं, जो कि अभी वोटर्स भी नहीं, जो ये इस तरह का दर्द झेल रहे हैं। जी बिल्कुल, हाँ, जो इस तरीके के दर्द को झेल रहे हैं, और ऐसे कई लोग दर्द झेल रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि हाँ, बदलाव की बहुत आवश्यकता है। और किस तरीके की बदलाव की आवश्यकता है कि देश बने भाई, देश, नेशन फर्स्ट भाई। नेशन को बिल्ड करने के लिए क्या सोचा जा रहा है? जो भी राजनीति चल रही है वो नेशन को बिल्ड करने की अगर रियल सोचा जाए, हर बंदा अपना पर्सनल फायदा हटाकर अगर ये सोचे कि रियल में क्या फायदा होगा। मेरे अंदर ये मानसिकता क्यों है, मैं अगर सच बताऊं आपको, मेरे पापा के पास मतलब कि अगर बहुत पैसे कमी भी होती है तो भी अगर देश विरोधी तरीके से अगर उनके पास पैसा आ सकता हो तो वो कभी लेते नहीं है। मतलब इस तरीके के मतलब कई केस हैं जिनसे वो कमा सकते हैं पैसे, लेकिन मतलब आपके संस्कार ऐसे हैं। हाँ, वो इसका रीजन ये है कि मेरे मतलब मेरे बाबा दादी जो थे, वो लोग हमें बचपन से कहानियां सुनाते आए हैं। जैसे अब सुसाइड करने का थॉट मेरे मन में क्यों नहीं आया इतने सालों से? इसका रीजन ये है कि मेरे बाबा दादी जो थे वो हमें कहानियां सुनाते थे दिन रात, पुरानी कहानियां। जैसे कि अर्जुन हो गया, अर्जुन की कहानी मैं इस चीज में वो लगाता हूँ कि अर्जुन हो गया, उनको 12 वर्ष का उनके पांडवों को वनवास मिला था और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। मतलब 12 वर्ष तक तो तुम्हें वन में रहना और 1 वर्ष छिपके रहना है, कि 1 साल अगर तुमको ढूंढ लिया गया तो फिर 12 वर्ष तुम्हें वन में रहना पड़ेगा और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर को, मतलब दुर्योधन को पता चल गया कि युधिष्ठिर लोग ये कहाँ छिपे हुए हैं, किस राजा के यहाँ।
तो ये लोगों ने कहा कि चलो ढूंढ लेते हैं, लास्ट डे था उस दिन, ये लोग पहुंच गए वहां। अब अर्जुन उस समय किन्नर भेष में थे, उनको श्राप मिला हुआ था जब वो वहां गए थे, इंद्रलोक गए हुए थे पढ़ने के लिए, तो उनको श्राप मिला था कि तुम किन्नर भेष में रहोगे कुछ समय, तो वो उस समय किन्नर भेष में थे। अब उन्होंने, अर्जुन ने कहा कि हम ही लड़ सकते हैं इनसे, क्योंकि हमारे और भाइयों की तो धनुर्विद्या आती नहीं है, कोई गधा जानता है, कोई भाला जानता है, धनुर्विद्या तो सिर्फ अर्जुन को आती थी। तो अर्जुन उनसे सामना करने पहुंच गया। अब जो दुर्योधन था उसने उनसे सबसे कहा, जो उनके साथ में खड़े हुए लोग थे, कि इस पर अंजनेय अस्त्र का अनुसंधान करो, मतलब उस पर अंजनेय अस्त्र चलाओ, और इसका काट सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के पास है पूरी दुनिया में, और जिन लोगों के पास काट है वो तो हमारी पाला में खड़े हुए हैं, जैसे भीष्म पितामह हो गए, द्रोणाचार्य हो गए, वो तो मेरी पाला में खड़े हुए हैं। तो अर्जुन सोचता है कि अगर इस पतास्त्र को मैं अपने ऊपर ले लेता हूं तो मैं मर जाऊंगा और मेरे भाइयों को कल सुबह राजपाट मिल जाएगा, और अगर मैं आज इसको काट देता हूं तो इनको पता चल जाएगा अर्जुन है, इसको 12 साल का वनवास मिलेगा। तो वो कहते हैं मैं इसको काट दूंगा, भले ही क्यों ना आज मुझे 12 वर्ष का वनवास झेलना पड़े। तो जब वो यार 12 वर्ष का वनवास झेलने के लिए फिर से तैयार है 12 वर्ष के बाद, तो हम तो 1 साल ही बर्बाद हुआ हमारा, तो हमारे अंदर कैसे ही आ सकता है कि यार एक सुसाइड कर लो। भाई वो 12 वर्ष तक दोबारा वन में जाने को तैयार है, क्योंकि हम अपनी फैमिली के साथ वन में रहेंगे तो क्या, वो रहेंगे तो कम से कम। ये आपकी बात कम से कम बाकी उन विद्यार्थियों के लिए अच्छी है कि आत्महत्या किसी बिल्कुल चीज का भाई, आप अपनी फैमिली के साथ जिंदा तो है कम से कम। अब माँ बाप को भी बुरा लग रहा है कि यार बच्चे का मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने कुछ डांट दिया, फटकार दिया, वो कभी ऐसा थोड़ी चाहेंगे कि बच्चा मेरा दुनिया से ही निकल जाए। तुम कितनी भी प्रॉब्लम में आ जाओ, 2-3 दिन की प्रॉब्लम रहेगी, 2-3 दिन बहुत फ्रस्ट्रेशन रहेगा, उस समय अपने आप को ठंडा रखो कि हाँ भाई हो गया सो हो गया, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। चलो हम अभी तक पूरी मतलब सारे रिलेटिव्स में अमीर थे, अब चलो गरीब बन के रह लेंगे, अरे रहेंगे तो कम से कम। हर्ष को अगर आज के युवा जाने पहचाने, कौन है हर्ष दुबे, क्या करना चाहते हैं? मतलब हम कहीं ना कहीं करना कुछ नहीं चाहते, बस ये है कि हमारे सहारे एक मुहिम अगर चल सकती है तो उसको क्यों ना चलाया जाए, क्यों ना अगर हमारे ही सहारे देश की मुहिम बदल सकती है, शायद सूरत बदल सके, तो क्यों ना उस आंदोलन को आगे बढ़ाकर सब तक जोड़ा जाए कि भाई सब लोग आगे आओ और हम देश को क्यों ना बदल लें आज। और ये ऐसा नहीं कि हम आज के थॉट्स कह रहे हैं, जैसे हम 2014 से एक डायरी लिखते आ रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सच बताएं तो हम एक सामान्य परिवार से आते, मतलब फीसिस का तो पैसा अफोर्ड हो जाता था, मतलब इतने बहुत अपर लेवल से भी नहीं आते हैं, लेकिन हमको जो पढ़ाया गया तो बहुत छोटे स्कूलों में शुरुआती पढ़ाया गया, तो हमको प्रॉब्लम्स पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। जैसे हमने लगभग 12th तक की पढ़ाई होती है और हम 12 स्कूलों में ही पढ़े हैं, तो हमें पता है कि जब भी हम जिस स्कूल में एंटर किए तो हम लगभग बैक बेंचर भी नहीं कह सकते, 20 से एंटर किए, लेकिन जब भी निकले उस स्कूल तो टॉपर बन के निकले। तो हमें ये पता रहता था कि भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, तो हम उनको डायरी में से लिख दिया करते थे, या फिर किस तरीके से हम पैसा कमा सकते तो उनको लिखते रहते थे, कि और देश में क्या सुधार की जरूरत है तो उनको लिखते रहते थे। जैसे आपको लगता है कि इतनी जगह मीडिया जाता है ये बोलते रहता है, वो मैं बहुत टाइम से लिखता आ रहा हूँ कि कभी ना कभी अगर मुझे मंच मिला भविष्य में तो मैं अपनी बातों को सामने रखूंगा। आप जिस तरीके से एक युवा, मतलब आप जैसे कई लोग होंगे आपके अब साथ, जैसे लोग कहें कि ये बंदा अभी अपना फेस चेंज करा है, सबकी बात कर रहा है, तो वो डायरी हम किसी को भी सौंप सकते हैं और उसमें तारीख के साथ और समय के साथ में बातें लिखी हो तो आपको पता चल जाए कि हम इस तरीके की हमेशा से बातें लिखते रहे कि नहीं। आप जिस तरह से मुखरता से बात करते हैं वो लगता है कि दिल से कही जाती हैं, क्योंकि जो आपका तरीका है वो हम महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इतने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, नेताओं के इंटरव्यू लेते हैं। आज हम किसी जैन जी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो वहाँ हमें उसके पीछे कपट नज़र नहीं आ रहा है, कोई छल नज़र नहीं आ रहा है, कोई बनावटी बात नज़र नहीं आ रही है। समझ पाए बात को, ये और बहुत आप स्पष्ट जो हमसे कहना है वो भी आप, और हमसे ही नहीं, आपने कई सीनियर पत्रकारों से भी साफ लाग लपेट के बगैर बात की है। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि अगर देश बदलना है तो मैं देखो क्लियर बात, मैं व्यवस्था को समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हो, तो व्यवस्था तभी आएगी जब आप सिस्टम में आओगे। बिल्कुल। अब सिस्टम में आने का तरीका जो है IAS IPS अफसर, क्लर्क, डॉक्टर कुछ भी बन सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था की बदलने की आप बात कर रहे हो वो बिना पॉलिटिकल एंट्री के नहीं हो सकती, क्योंकि विचारधारा में लोगों को साथ लाना पड़ेगा। अगर जैन जी को भी साथ लाओगे तो आप समझ लीजिए केवल सामान्य जाति नहीं, जो दूसरी जाति के लोग हैं, चाहे पिछड़ी के हों चाहे उनको आपको अपनी तरफ समझाना पड़ेगा कि आपकी बातों में उनका भला कैसे है। उनसे तो आरक्षण हट जाएगा, और वो आरक्षण जिस तरीके से आप शिक्षा व्यवस्था बदलने की बात करो वो एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो कई लोग के पास इतना वक्त है नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो आपको अगर आज राजनीति में आने की बात करी जाए और आपको लाना ही चाहे कोई व्यक्ति, या वो युवा आज को कह दे कि भाई हर्ष दुबे आपको तो 4 लोग जानते भी हैं, आप एक नोन फेस हो, आप क्यों नहीं आगे आके पार्टी बनाते हो, एक जैन जी की पार्टी जो इस बात को लेकर जीत आपके अंदर वो धैर्य भी, आप 12 साल इंतजार भी कर सकते हो। बहुत से लोग हो सकता है पहली बार 50 लोग इकट्ठे ना हो तो जंतर मंतर से कहें नहीं हम फेल हो गए। आप ऐसे व्यक्ति हो सकता है पहले आप हो तो 1000 आए, 500 आए,
ऐसे करके। तो आप क्या उस तरह की पार्टी बन के क्या उस तरह के आंदोलन को आके टेस्ट करोगे, या आपके पास वो तरीका है? हम कहीं ना कहीं खुद की पार्टी बनाने की नहीं सोचेंगे कभी, लाइक हम ये सोचेंगे आंदोलन, हाँ आंदोलन, ताकि जो लोग रियल में सत्ता में बैठे हैं वो किस लिए बैठना चाह रहे हैं कि हम अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जब वोटर्स सही हो गया, वोटर्स चाह रहे मैं हैं कि थोड़ी ये अपनी किया बात जाए। को सुधार लूं। जी जी बिल्कुल। पार्टी बनाने के बजाय जैसे सीजेपी ने एक अच्छा उदाहरण दिया है युवाओं को, मैं मानता हूँ वो जो भी किया उन्होंने, उनसे गलतियां भी हुई होंगी, युवा ही थे आपकी तरह, आपसे भी गलती होंगी, लेकिन उन्होंने सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया कि भाई ये लीक जो है इस पे क्लियर बात को, और जिसकी अकाउंटेबिलिटी है उसको हटाओ पद से। ये तो बात से आप सहमत हो कि अकाउंटेबिलिटी हो, ठीक, सीजेपी अच्छी के बात। इस आंदोलन से सहमत हो? नहीं, पूर्ण रूप से सहमत नहीं नहीं, इस मांगों से। हाँ, इस मान से कि हाँ एक अकाउंटेबिलिटी तय हो, ये एक मुद्दा है, लेकिन उनके पास कई मुद्दे थे ताकि भाई उन बच्चों किन मांगों से सहमत नहीं हूं? मैं इस मांग से सहमत नहीं हूं कि वहां पर जो प्रॉब्लम्स थी उनके सॉल्यूशंस नहीं है। जैसे कि अगर प्रॉब्लम की बात करें तो स्टेट वाइज रिजर्वेशन है, क्या एक देश एक इलेक्शन हो सकता है तो एक देश एक एजुकेशन नहीं हो सकता? वो तो वहां पे इस बात की चर्चा ही नहीं हाँ, थी। यही प्रॉब्लम है कि वहां हम लोगों ने बच्चों से चर्चा नहीं करी। अगर हम बच्चों से चर्चा करते तो उनको प्रॉब्लम्स पता है और उन प्रॉब्लम्स को सरकार के सामने रखते कि भाई ये प्रॉब्लम्स है और ये सॉल्यूशन, उस बच्चे को सॉल्यूशन भी पता है, क्योंकि जिसके साथ प्रॉब्लम हुई है उसे पता अगर ऐसा ना होता तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो उन प्रॉब्लम्स को लाकर सरकार के सामने रखना था, सिर्फ ये नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान ने अगर रिजाइन दे दिया, इससे बताओ तो हो सकता है पहला स्टेप उनका यही था सबसे बड़ा कि अकाउंटेबिलिटी तय हो। हाँ, उन्होंने उस पर फोकस करके कहा ये हो। बाद में हालांकि चूंकि बच्चों की पिटाई हुई, दूसरी चीजें हुई, वो मुद्दे भी जरूरी थे। ये मैं इसी बीच में बात याद आ गई तो छूटे ना। तो जो बच्चों पे लाठी चार्ज हुआ, ये हुआ, इसको लेकर के काफ़ी आज संसद में भी गहमा गहमी रही है। इस पूरी चीज़ को आपको कैसा लगा कि ये बच्चों के जो झगड़ा हुआ पुलिस से क्यों हुआ और अब क्या होना चाहिए? देखो, झगड़ा होने का रीजन ये है, ये लोग झगड़ा करवाने चाहते थे। एक बात बताइए, अगर 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 आपके घर में किसी के घर में बदमाश घुस जाए तो उसका बाप क्या चाहेगा? बाप घर का लीडर है, वो क्या चाहेगा कि बच्चों को सेव कर दे कैसे ना कैसे, भले क्यों ना मेरी मार पड़ जाए। अब मैं बता रहा हूँ, जो लोग राजनीतिक लोग हैं जैसे कि अभिजीत दीप के होगा, अगर आपको आगे आगे चलना चाहिए था, बर्गर खाने चले गए, क्या नाम उनका, विजेता दहिया, वो दो लोग वहां चले गए जेपी नड्डा से मिलने, और उस दिन बच्चे आए थे, रियलिटी में बच्चे उस दिन आए थे, उन्हें लगा आज बड़ा आंदोलन है, हम इसको ज्वाइन करते हैं। और उन बच्चों का रियल दर्द था, उन बच्चों का रियल दर्द था, जिसके अंदर रियल पीड़ा होती है, उससे तुम कहोगे कि भाई यहाँ चलोगे तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छी बात होगी। वो बच्चे आगे आगे चल दिए और उन बच्चों पर ही लाठी पड़ गई, उन माँ बापों पर ही लाठी पड़ गई जो बुजुर्ग माँ बाप आए हुए थे, जो बच्चे आए हुए थे। तो पुलिस ने लाठी चलाई क्यों? पुलिस ने लाठी चलाई क्यों? बच्चों को कहा गया था कि आप जंतर मंतर के अंदर ही रहिए। अब उन लोगों ने उकसा दिया उसको कि जंतर, ये सारे बैरिकेडिंग तोड़ दो और हम जो है आगे निकल चलेंगे। किन लोगों ने उसको उकसा दिया? जो मतलब सीजेपी प्रोटेस्ट के मेनली क्रिएटर्स थे कि भाई जैसे कि भाई उस स्टेज को किसके लिए बनाया गया था? बच्चों के लिए। उस स्टेज पे बच्चा पहुंच पाया कोई? हम खुद वहां जाकर गए थे कि हमें प्लीज मेरी बातें सुन लीजिए, प्रॉब्लम्स यही, ये सॉल्यूशंस पर बात कीजिए प्लीज। आप सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हो भी जाएगा, उसके बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार क्या होगा? रिजाइन किस लिए मांगे गए? नीट पेपर लीक क्यों लेकर? नीट पेपर लीक को लेकर आप बताइए कौन सा सुझाव दिए उन्होंने कि ये प्रॉब्लम्स अगली साल क्रिएट ना हो, ताकि अगली साल आने वाले, वो तो सरकार पे दबाव डाला, बनाइए कानून, सरकार बना रही है। कानून क्या बना रहे हैं? कानून तो 2024 में भी बनाया गया था, 2024 में भी कानून बनाया गया था, तो फिर 2026 में ऐसा क्यों हुआ? आज फिर कानून बनाकर इस मुद्दे को टाल दिया जाएगा। वो मेरे साथ हुआ था 2024 में। 2024 में सारे अपोजिशन, सत्ता पक्ष, सब लोग उसकी पॉपुलैरिटी लेकर और निकल लिए। हमने खुद प्रोटेस्ट किया था 2024 में, आपको शायद ना पता हो, हमने खुद 2024 में प्रोटेस्ट किया था और राहुल गांधी से हम लोगों ने मीटिंग करी थी। उन्होंने कहा हम आपके लिए उनका नाम क्या है, सलमान खुर्शीद को लॉयर कर देंगे, बच्चों के पास पैसा नहीं है, आपके लिए सलमान खुर्शीद को लॉयर कर देंगे। हम लोग डेली, आप वीडियो देख सकते हैं, हम डेली के डेली सुप्रीम कोर्ट जाते थे, डेली, ऐसा कोई दिन गैप नहीं करा जिस दिन मैं सुप्रीम कोर्ट ना गया हूं। और किसी भी दिन सलमान खुर्शीद के आपको दिखे वहां? हमसे अखिलेश यादव ने, हमारे दोस्त लोग वहां कानपुर, उनसे मिलने गए थे, उनकी फोटो भी उन्होंने कल भेजी, हमने जब इस बात को कल भी उठाया था इस मुद्दे को, उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा था कपिल सिब्बल मेरे साथ हैं, हम उनको आपका लॉयर कर देंगे। कपिल सिब्बल किसी को दिखे? आज तो कपिल सिब्बल उनके साथ हैं, सौरभ दास के साथ बैठे हुए कह रहे हैं इनके साथ कुछ भी हुआ मैं तैयार हूं, बैठा हूं, चिंता मत करो। देख लीजिए आप, उस समय बच्चों ने कहा था, इन्होंने कहा था मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूं, ये मेरे पास कहा था, खुद मुझसे कहा था। आज कांग्रेस के, आज उन लोगों के साथ बैठे हुए, तो आप राजनीति किस क्यों बैठे होंगे? आपके साथ नहीं बैठे उनके, जबकि राहुल गांधी ने कही सलमान खुर्शीद, तो उनके साथ क्यों बैठे, क्या लगता है?
आप खुद समझ लिए क्या गंदी राजनीति कर रही है। ये सिर्फ राजनीति का ही मुद्दा है, सिर्फ और सिर्फ कि हाँ मैं इस पक्ष को सपोर्ट करता हूँ, इस पक्ष से ज्यादा वोट आ रहे हैं। भाई सरकार ने भी आज इस प्रोटेस्ट वोट आ रहा है, संख्या बल पे बात आ गई। बिल्कुल बिल्कुल प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए घुटने क्यों टेक दिए? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरी कुर्सी इस प्रोटेस्ट ना हिल जाए। और आप तो लोग जबकि वो लोग खुद कह रहे थे कि ये लोग दंगाई हैं, ये हैं, वो हैं, फिर उनका सपोर्ट क्यों किया जब आपको पता था दंगाई हैं? क्योंकि अपनी कुर्सी बचाने के लिए। आजकल राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे, भले देश कितना ही गर्त में चला जाए, कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। तो आप अच्छी राजनीति कैसे करोगे? राजनीति को सुधारने के लिए वोटर सुधारेंगे, ये कुर्सी बचानी है उनको। अगर कुर्सी बचाएंगे किससे? वोट से। जब वोटर कहेगा कि हमको ये बदलाव चाहिए तो आप खुद बदलाव करेंगे। आपने वोटर्स के दिमाग में घुसेड़ दिया है कि भैया ये कीड़ा है, ये कीड़ा है। उन्होंने घुसेड़ दिए वो राजनीति। भी बताया आपको, बुद्ध और राम तक को लड़वा दिया राजनीति करते करते। ये घुसेड़ा किसने है? अगर आपके क्लास का टीचर आपको जो आतंकवादी कैसे बनते हैं, उनको टीचिंग ही तो देता है कोई ना कोई, वो अपने टीचर्स की बात मानते हैं। यहाँ टीचर्स कौन होते हैं? पॉलिटिकल लीडर्स, जो कि टीचिंग दिन रात दे रहे हैं कि भैया ये चैप्टर है तुम्हारा, ये सॉल्यूशन है, ये चैप्टर है। तो वो दिमाग में घुस चुका है, उसको निकालना पड़ेगा। आतंकवादी क्यों बन जाते हैं बच्चे? भाई सिर्फ बात, उनको टीचिंग ऐसी मिली है, उन्हें लगता है कि अरे बम फट जाएंगे, हम पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे, स्वर्ग में 13 हूर और 17 हूर, पता नहीं क्या, मुझे तो पता भी नहीं, हूर मिलेंगे। भाई यार तुम ये धरती पे आए हो, इतनी सुंदर धरती है, यहाँ हूर देखो, कितना सुंदर प्रकृति बनाई हुई है, यहाँ देखो, घूमो फिरो, मर के 70 हूर मिलेंगे, 72 हूर मिलेंगे, क्या है ये? तो ये उनका दिमागी संतुलन अपने कंट्रोल में कर लिया गया दिमागी रूप से। रियलिटी है, आपको पता है ये बात, आप प्रवक्ता हैं, आप थोड़ी ये बात कहेंगे कि हाँ रियलिटी है ये। बिल्कुल हर्ष, दो छोटे छोटे सवाल लेते हैं और फिर इस चर्चा को ख़त्म करेंगे हम। जाहिर तौर पर क्योंकि आप स्पष्ट बातें रख रहे हैं तो हम भी आपको बताना ही चाहेंगे कि सीजेपी पार्टी बनी, 20 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर फॉलोअर्स बने उनके, अपने मकसद में वो सफल भी हुए, इस्तीफा भी हुआ, उसके बाद गायब। जंतर मंतर से धरना खत्म हुआ, सवाल उनसे पूछे भी जा रहे हैं कि अरे जैसा कि आपने बोला कि कोई सुझाव नहीं दिए गए कि आगे करना क्या है नीट पेपर लीक को लेकर। आपकी पार्टी को लेकर बहुत कम अभी तक समर्थन जुट पाया। जब हम बात करते हैं विपक्ष की, आपने खुद बताया कि ऐसा कोई लीडर नहीं आया हमसे बात करने के लिए, या फिर ऐसा कोई इंसान नहीं आया जो बोल रहा है कि आप लोग प्रोटेस्ट करो। लेकिन जेन ज़ी के भीतर ज़रूर उम्मीद है, मैं इंस्टा लगातार फॉलो कर रहा हूँ, लोग आपके पेज को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम आपसे हर्ष से समझना चाहें, क्योंकि आपने बोला कि हम सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर उतरने के अलावा कोई प्लान, जंतर मंतर जैसा कोई प्लान, या फिर कुछ ऐसा प्लान कि संसद मार्च जैसा, जिससे सचमुच दबाव बने सरकार पर? अगर सरकार जो है भूख हड़ताल से ही सुनती है तो भूख हड़ताल पर भी बैठा जाएगा। अगर सरकार नॉर्मल सुन लेती है तो हमें कोई भूख हड़ताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश भर में गरीबों को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी बात को रखने के लिए उन्हें भूख हड़ताल नहीं। वो गरीब तो वैसे ही 20-20 दिन भूखे रहते हैं, जिनको 2 वक्त की रोटियां नसीब नहीं हो रहे, वो तो वैसे ही भूखे रह रहे हैं। सोनम वांगचुक जी क्या उनके सामने प्रोटेस्ट करके दिखाएंगे? वांगचुक जी आपके सपोर्ट में आएंगे? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट मिलना बहुत आसान था। बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने। सोनम वांगचुक जी, एक बात बताइए, सोनम वांगचुक को पहले कहाँ एडमिट कराया गया था? सफदरगंज में। ये वहां से मेदांता क्यों गए? क्योंकि इनको पता है कि यहाँ शायद -40 नंबर वाला बच्चा मेरा इलाज कर रहा हो, क्योंकि उसके MBBS लिखा हुआ है, उसके आगे उसके नंबर नहीं लिखे हुए हैं। लेकिन मेदांता वाले -40 वाले का नंबर भी देख के ही अपने हॉस्पिटल में बुलाएंगे। उन्हें पता है ये बात, लेकिन फिर क्यों मुकर रहे इस बात से? वो अगर सफदरगंज से ही, भाई टॉपर कॉलेज है इंडिया का, वहीं इंडिया के टॉपर बनते हैं। रियलिटी है, एम्स दिल्ली के बाद में सफदरगंज आता है, तो वहां तो इंडिया के टॉपर बैठे, फिर आप वहां से क्यों भाग गए? वहीं के डॉक्टर मेदांता में गए होंगे, लेकिन वहां के वही डॉक्टर मेदांता में गए जो पॉजिटिव नंबर लेके आए थे। निगेटिव वाले वहां ही मिलेंगे, वहां नहीं मिलेंगे। जरूरी नहीं वहां हो, लेकिन शायद वो डॉक्टर ही निगेटिव वाला हो जो हमारे ऊपर इलाज कर रहा हो। इसीलिए तो वो वहां से मेदांता क्यों चले गए? ये बात उनको पता है। क्या मोदी जी निगेटिव मार्किंग वाले से अपना इलाज कराएंगे? अरे वो तो अपना करा भी लेंगे, उनके आगे पीछे कौन है? मतलब रियल बात वो कहते हैं हम तो हरा लेंगे। राजनीति बचाने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो कहने का मतलब कि यार रियलिटी पे आओ, जो रियल बात है उस पर आओ। राजनीति इतनी मत करो कि देश को गर्त में ले जाओ। समर्थन की उम्मीद लग रही है आपको इनमें से किसी से भी? जितने भी विपक्षी दल थे, तमाम जेएनयू के संगठन थे, एक ऐसी पार्टी, ऐसे लोग जो हर प्रोटेस्ट में आपको लगभग नजर आते हैं, वो क्या एक ऐसे प्रोटेस्ट का समर्थन करेंगे जो कि आरक्षण हटाने की बात कर रहा है? अगर जब सरकार को वोट देने वाले उससे कहेंगे कि हमें समर्थन चाहिए, तो वो खुद ब खुद समर्थन पाएंगे, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। वो खुद समर्थन में आएंगे जब उनके सामने दिखेगा कि मेरा वोटर ही वहां जा रहा है, तो वो खुद सपोर्ट में आएंगे और उनको आना पड़ेगा। अगर वो नहीं बदलेंगे तो आपको बताया हमने कि पुरानी से पुरानी वो सत्ताएं उखड़ गई, तो ये सत्ता कौन सी बड़ी चीज है? पुरानी से पुरानी सत्ताएं उखड़ गई तो ये सत्ता भी कोई बहुत बड़ी चीज। सीजेपी की इस जीत के बाद क्या कुछ बल मिला आप लोगों को भी कि हम भी कर सकते हैं कुछ? नहीं, उससे देखो मैंने कोई ऐसा ज्ञान नहीं लिया कि हम उसको देखकर इन्फ्लुएंस हुए हैं। वो मेरा दर्द बाई चांस निकल गया। ऐसा नहीं कि भाई रियलिटी है ये,
जो मैंने बोला वो रियलिटी है। अब मैं अपनी बेइज्जती करूं यहाँ बैठ के कि देखो मेरे पास ये नहीं वो नहीं, वो मुझे सिंपैथी अपने लिए लेना पसंद नहीं है, शुरुआत से लेना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे आज ही से लेना पसंद, जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने कभी उन दोस्तों के फील नहीं होना दिया कि तुम्हारे पास लैपटॉप है मेरे पास नहीं है। मुझे ये फील कराना पसंद है कि आप मुझे इसलिए से बुलाएं यहाँ पर कि तुम गरीब हो ये हो, आप मुझे इसलिए बुलाओ क्योंकि मुझे बोलना आता है। आप मुझे मेरी गरीबी के लिए या उसके लिए बुलाओ, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसी तरीके से SC ST के बच्चे को दिमाग में रख दिया गया कि तुम जो है IAS नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास तक उतनी शिक्षा पहुंचेगी नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगी? गवर्नमेंट सिर्फ उनको रेबड़ियां बांटती रहेगी, सिर्फ वोट लेती रहेगी और उन तक शिक्षा नहीं पहुंचाएगी। हर्ष, कोई ऐसा कोई कॉल या कोई कमेंट जिससे आपको लगे कि मुझे धमकी दी जा रही है अभी तक आपकी बातों के लिए, ऐसा कोई? हाँ, धमकियां तो दी जा रही हैं कि कुछ लोग, 1-2 लोग, मतलब 99% लोग सपोर्ट में हैं। चाहे फिर क्यों ना 80 के समाज के ही लोग हों, वो भी मेरे सपोर्ट में है कि आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे गांव का बच्चा मेरे सपोर्ट में है कि हाँ आप सही कह रहे हैं। धमकी किस तरह की दे रहे हैं? धमकी लाइक कि उठवा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कौन कह रहा है? अब ये तो मैं क्या ही बताऊं, इंस्टाग्राम पे लोग Instagram पे रैंडम DM हाँ हाँ कि उठवा लेंगे, ये कर देंगे। अब मैं क्यों लड़ रहा हूँ भाई? अभी मुझे कोई उठवा ले, आपके चैनल वाले क्या मुझे बचाने जाएंगे? भाई मैं अपनी उस पीड़ा से तक जा चुका हूँ कि मैं तो आधा मरा ही हुआ हूँ। अब अगर मेरे से ही अगर आंदोलन हो सकता है तो क्यों ना कर दिया जाए आज। ये जो इंस्टा पेज है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता की ये मुख्य भूमिका में आप हैं या कोई और इसे हैंडल कर? मतलब मेरे अकाउंट से ही इन्फ्लुएंस होकर उसने अकाउंट बनाया और उसके फॉलोअर्स बढ़े। उसने 4 लाख के फॉलोअर्स पर हमें बोला कि आप ये पेज ले लीजिए। तो हमने कहा अरे जितने लोग जुड़े उतना अच्छा है। तो उन्होंने उस पेज को, अब हमने कहा अपने पास ही रखी, लेकिन उन्होंने कल किसी और को इस पेज का हैंड ओवर कर दिया कि आप चलाइए इस पेज को। हमारा उनसे कॉन्टैक्ट है बट हम खुद उसके मतलब वो नहीं है, मतलब वो हमने पेज नहीं। CJP के जैसे 2-4 मुख्य प्रवक्ता थे, दीपके हो गए, सौरभ दास विजेता, तो उनमें से हम आपको देख सकते हैं रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के पेज को लेकर या इस प्रोटेस्ट को लेकर या आंदोलन को लेकर? वो तो सब लोग समझेंगे कि प्रवक्ता है कि नहीं है, मैं क्या खुद को अभी कोई उस पेज के जो भी उसको मैनेज कर रहे हैं उनके बीच में ऐसी कोई मीटिंग वार्ता नहीं हुई है कि इस आंदोलन को आगे कैसे चलाना है? या हर्ष दुबे आप मीडिया से बेहतर बात करते हो तो आप कर लो, या 1-2 लोग और इसमें कर लें कि एक ही आदमी कितनी बात करेगा? हाँ, वो हमने इस बात में विषय में चर्चा करी है कि कहीं ना कहीं और सब लोगों को साथ आना चाहिए, सब लोगों को निकल के आना चाहिए, ताकि मीडिया ही मेन मुद्दा है कि वही हमारे मुद्दे को उठाएगा। रियलिटी मैं मानता हूँ कि मीडिया सच दिखाता है। कहीं कुछ और भी हैं आपकी तरह जो इस बात को रख सकें उस टीम में? हाँ, क्यों नहीं, निकल के आएंगे लोग। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कौन करेंगे? हाँ, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कौन। और जब हम लोगों से कहेंगे कि भाई सब लोग जो आए अपनी बातों को रखें, अपने दर्द को रखें सामने, तो जरूर जैसे CJP का चेहरा अभिजीत दीपके और उनके सौरभ दास और आशुतोष हैं और विजय भी थे पहले, विजेता भी। तो इस तरीके से अभी आपकी टीम में 2-4 प्रमुख लोग कौन हैं आपके अलावा जो इस विषय पे गहनता से रोज मंथन कर रहे हैं कि भाई ये देश की ज़रूरत है, देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, कैसे रणनीति बनाई जाए, कैसे इस पे मंथन तो आप लोग अकेले तो आप करते नहीं होंगे, कई और लोग भी मंथन करते होंगे। कई लोग मतलब मुझे सुझाव दे रहे हैं। अभी तक ऐसा नहीं है कि हमने कोई अभी मीटिंग करी ग्रुप नहीं बना है। हाँ, मतलब कोई ऐसा ग्रुप नहीं बनाया, हालांकि मतलब सब लोग ही सुझाव देते हैं कि भैया ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। कई DMs आते हैं, उनमें से कई लोगों के पॉइंट्स हम लिखकर यहाँ साफ साफ बोल रहे हैं। लाइक मेरे फ्रेंड्स की मैसेज आते हैं कि हम MBBS कर रहे हैं और 48 घंटे की ड्यूटी लगती है नॉन स्टॉप। तो 48 घंटे की ड्यूटी लगती है तो डॉक्टर्स की कमी है कहीं ना कहीं देश में, इसीलिए तो उसको 48 घंटे, एक डॉक्टर को 48 घंटे काम करना पड़ता है। आपको जान के हैरानी हो रही है? नहीं होता है, रियलिटी है। जो MBBS के फाइनल ईयर में बच्चे होते हैं उनको 48 घंटे ऑफिस में ही खाना पड़ता है, रहना पड़ता है, वहीं खड़े खड़े सोना पड़ता है। रियलिटी है ये। तो डॉक्टर्स की अगर कमी है तो उनको बढ़ाया जाए। अब बढ़ाने का एक तरीका ये भी है कि हम जिस तरीके से DU में 2 शिफ्ट में क्लास चलाते हैं कि हर मेडिकल कॉलेज में 2 शिफ्ट में क्लास नहीं चला सकते। बस सिर्फ और सिर्फ टीचर्स डबल करने हैं, वही स्कूल, वही कॉलेज, वही लाइब्रेरी, वही बॉडी, वही सब कुछ, प्रैक्टिकल लैब। बस सुबह दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, शाम को दूसरे, पढ़ाने वाले टीचर सुबह दूसरे, शाम को दूसरे। अब हॉस्टल की आपके पास सिर्फ कमी आएगी तो हॉस्टल उन बच्चों को दे दीजिए जिनके ज़्यादा नंबर आए हैं, जिनका कम आया वो बाहर रह लेगा। या फिर जब आपके पास हॉस्टल हो जाएंगे तो उनको भी शिफ्ट कर लीजिए। क्या सीधे डबल सीटें हो जाएंगी देश में? लेकिन इन विषयों पर चर्चा करने का सरकार या सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के पास समय ही नहीं है। कॉलेज हैं बिल्कुल, और आप बस केवल आपको प्रोफेसर टीचर बढ़ाने पड़ेंगे और उन्हीं कॉलेजों में मतलब कुछ ही सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाना तो अब जैसे कोई ये भी तो बढ़ाना पड़ेगा, ये भी तो बढ़ाना, वो कुछ ही सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी, हर चीज नहीं बढ़ानी। कॉलेज तो नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ, नया कॉलेज तो नहीं बनाना पड़ेगा। और वो 48 घंटे जो ड्यूटी कर रहे हैं वो कम, बिल्कुल बेहतर परफॉर्मेंस। क्यों इतने डॉक्टर सुसाइड कर ले रहे हैं? इतनी मेहनत के बाद, इतने सपनों को लेकर वो वहां डॉक्टर बने, उन पर बहुत वर्कलोड है। रियलिटी है ये। तो हमें अपने देश को अगर हेल्थ सिस्टम में नंबर 1 बनाना तो निगेटिव मार्किंग वाले बच्चों को नहीं, बल्कि उनको पढ़ाकर, वो बच्चा निगेटिव क्यों लाया? उसको पढ़ाया नहीं गया। शुरुआती शिक्षा अगर उसकी अच्छी होती तो वो निगेटिव नंबर क्यों लाता? क्या कोई जानबूझ के पेपर में गलती करके आएगा?
उसको आ ही नहीं रहा था, उसको सिखाने का प्रयास ही नहीं किया उसके गया। बेसिक्स ही मजबूत नहीं बिल्कुल किए। हाँ, उसकी बेसिक्स मजबूत कब करे जाएंगे, इस बात पर चर्चा करने का ना सत्ता पक्ष के पास टाइम है, ना प्रतिपक्ष के पास, क्योंकि उनको सिर्फ वोट बैंक बचाकर कुर्सी। बिल्कुल हर्ष, एक अब अंतिम सवाल, और सवाल युवाओं के लिए, युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं आप, शिक्षा व्यवस्था पे बात कर रहे हैं, नीट जैसे पेपर की आपने बात की। 30 सेकंड में ही अगर आपको बताना पड़े या कोई एक ऐसा मैसेज देना पड़े जिसको लेकर आपके साथ युवा जुड़ें या कुछ भी वो बदलाव महसूस कर पाएं इस रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को लेकर। कहीं ना कहीं अगर हमें अपने देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना है, देश को दिखाना है कि भारत रियल में है क्या, रियल भारत क्या है, तो हमें कहीं ना कहीं देश में रिफॉर्म्स की जरूरत है, और हर फील्ड में रिफॉर्म्स की जरूरत है। ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ यही जरूरत है, जैसे कि अगर कृषि मंत्री की बात करें, हम इसका एग्जाम्पल इसलिए देते हैं क्योंकि कृषि से ज्यादा लोग रिलेट कर पाते हैं, एग्जाम्पल्स तो हर तरीके के। तो कृषि मंत्री ने कितने साल कृषि करी है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कृषि करे जाके, उसके साथ रहने वाला जो पीए है वो अगर किश्तनई करके आया हुआ हो तो वो उसको बता पाएगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। जैसे हमने धर्मेंद्र प्रधान के सामने कुछ बातें रखी थी कि सर ये प्रॉब्लम्स हैं, वो उन पर शॉक्ड थे। मैंने कहा ये मंत्री हैं, इनको ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे शॉक क्यों हो रहा है, क्योंकि उन तक वो प्रॉब्लम्स कभी पहुंची ही नहीं है, उनको बताया ही नहीं जा रहा कि ये प्रॉब्लम्स है। जैसे कि एनटीए के डायरेक्टर है, उसका पीए ऐसा होना चाहिए जो कि नीट क्लियर करके आया हो। अब नीट क्लियर करके वो बच्चा ना आया हो जो कि जिसके पापा पहले से डॉक्टर थे, वो बच्चा जो गांव देहात से आया, तो उसे हर स्टेप की प्रॉब्लम्स पता है। ऐसा नहीं शिक्षा मंत्री सुधारना नहीं चाहते, उन्हें पता ही नहीं है कि सुधारना क्या है, वो ऐसे शॉक्ड हो जाते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर, जैसे कि क्या अब वो उस चीज के मंत्री हैं क्या, उनको उन तक ज्ञान, उनकी कभी मीटिंग होती है किसानों को लेकर, या मतलब उनके साथ ऐसा लोग रहे कि भाई ये प्रॉब्लम्स आती है, वो क्या, हाँ भाई ऐसी प्रॉब्लम आती है सर, हम भावड़ा चलाते हैं, हमें पता कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसको क्या पता भाई, वो तो पहले सीएम रहे इतने सालों से, अगर पहले मान लो उसके पापा परदादा ने करी भी होगी तो उनको क्या पता, और उसके बाद अब वो कृषि मंत्री बन गया, ऐसे ही शिक्षा मंत्री बन गया जो, तो उनको क्या पता कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ कैसी, भाई उनको कितने सारे शिक्षा के फील्ड हैं, हर शिक्षा की नॉलेज उसके पास कैसे होगी, तो उस तक पहुंचाने के लिए हर विभाग का एक आदमी उनके साथ होना चाहिए। अब कौन है उनके साथ है जो उनके वो होते हैं, क्या बोलते हैं, सचिव, वो आईपीएस होते हैं, वो तो सिर्फ आईपीएस का एग्जाम देकर आए हैं, भाई उनके पास शिक्षा व्यवस्था की सारी सुविधाएं हैं, यूपीएससी का भी है, आईआईटी का भी है, नीट का भी है, एसएससी का भी है, क्या वो सचिव के सारे एग्जाम करके तो आया नहीं है। तो हर एग्जाम का एक एक बंदा तो उनके पास होना चाहिए, ताकि उन तक बातें तो पता चले कि भाई प्रॉब्लम्स क्या देश में है और उसका सोल्यूशन ऐसे हो। हम कहीं ना कहीं उन बातों से भटकते हैं, देश में विकास से भटक रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करके कुर्सियां पा रहे हैं। रियलिटी है ये, देश में बहुत प्रतिभा है। हमने आपको बताया जेनेटिक मेकअप हमारा खराब नहीं हुआ, क्योंकि विदेशी शादियां आपने यही करते तो जेनेटिक हमारा वही चला आ रहा है। जो प्रतिभाएं वहां महाराणा प्रताप और शिवाजी में थी, वही प्रतिभाएं आज भी हैं, क्योंकि जेनेटिक मेकअप थोड़ी बदल गया भारत देश का। वो प्रतिभाएं दिखाने के लिए देश की सरकार को पहल करनी पड़ेगी। हम हमेशा कब तक उन घोड़ों के पैर में रस्सी बांधकर उनको गधा बनाते रहेंगे? तभी तो देश से डॉक्टर्स बाहर क्यों चले जाते हैं, इंजीनियर बाहर क्यों चले, क्योंकि वो अपनी प्रतिभाओं को यहाँ प्रदर्शित ही नहीं कर पा रहे हैं। अब कहोगे कि रिजर्वेशन इसका रियल कॉज रिजर्वेशन ही रियल कॉज है, उन बच्चों को पढ़ाया नहीं गया, ये रियल कॉज है, इसलिए आपको नॉर्मलाइजेशन करना, इसलिए रिजर्वेशन देना पड़ रहा है। हाँ, इसलिए देना पड़ रहा है। आप उनको पढ़ाइए, पढ़ा क्यों नहीं रहे आप उनको? इन बातों पर चर्चा करने का कभी समय आया ही नहीं, सत्ता पक्ष के पास ना प्रतिपक्ष के पास। आज 70 साल हो गए, कोई रिफॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़ी क्या? आप एक बात बताइए, जब संविधान लिखा गया था उस समय ये ऑफिस हुआ करते थे क्या? उस समय क्या साइबर क्राइम हुआ करता था? आज साइबर क्राइम जैसी चीज आई है क्या? उसके लिए नियम बनाए गए? तो जो नियम उस समय कच्चे घर हुआ करते थे, उनकी लिसाई के लिए, उनके लिए कि ये काम किए जाएंगे, इसके लिए पहले आवंटित होती थी कि भैया ये इनके लिए किया जाए। आज तो उन चीजों के लिए नहीं हो रहा है। पहले कच्ची रोडें हुआ करती थी कि अब इन पर जो है मनरेगा पड़ेगा, आज तो ये रोडें होती हैं, तो इनके लिए क्या नियम बदले नहीं बदले? तो क्या हर चीज में बदलाव होना चाहिए? संविधान में बदलाव की जरूरत, संविधान में मतलब हाँ, मतलब नियमों में बदलाव की जरूरत है कि हाँ, संविधान में डायरेक्ट कह दो, लोग कहेंगे ये तो संविधान विरोधी है, देश विरोधी है। संविधान में अब बदलाव हुए हैं, अमेंडमेंट बिल्कुल बदलाव हुए, तो हर चीज में बदलाव की जरूरत है। अगर देश हित में बदलाव की जरूरत है तो वो करना चाहिए। लोगों को ये समझ आएगा किसी ना किसी दिन, और वो अपने देश को आगे प्रगति पर देखना चाहिए। हर व्यक्ति देश को प्रगति पर देखना चाहता है, देश विरोधी कोई नहीं है। अगर कांग्रेस सपोर्टर है वो का देश विरोधी है, या बीजेपी सपोर्टर वो का देश विरोधी, लेकिन ये मानसिकता भरी किसने है? उनके लीडर्स ने कि भैया ना, अगर जाति पात खत्म कर दिया हमने फिर तो सब खत्म है। तो वो भर कौन रहा है? हमारे लीडर्स भर रहे हैं, जो उनके गुरु इस समय है। जी हर्ष, उम्मीद करते हैं आपके आंदोलन को, इस रिजर्वेशन हटाओ एक मुहिम कह सकते हैं, जो कि अभी जेनजी दोबारा से शुरू कर रहे हैं, और जेनजी का एक आंदोलन हमने देखा जो कि सफल हुआ है। उम्मीद है इस आंदोलन को एक बल मिले। शुभकामनाएं आपको इस आंदोलन के लिए, और अपनी बात कहीं कि आप लोग हमारे समर्थन में आए। हम देश के हित की बात कर रहे हैं, हमें ये नहीं कि मीडिया है या कौन है, आप लोग न्यूट्रल होकर सामने आए। आज आपकी बात से हम जब आपकी पहले बात सुन रहे थे, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो मैं
कुछ और समझ रहा था कि आप रिजर्वेशन की जो बात करते हैं हटाने की जो विरोध है वो क्या है, लेकिन आज आपने जो बताया हमारे शो में, मैं समझता हूँ शायद पहली बार मतलब मेरी समझ में बात है और कई और लोग भी समझ पाए, संदेश सही जाए। तो आप कुल मिला के आपका रिजर्वेशन हटाने का मकसद ये है कि बच्चों को इस तरीके से तैयार करो, उन्हें पढ़ा करके रिजर्वेशन की जरूरत ही ना पड़े, उनको रिजर्वेशन पढ़ाई में वो बच्चे, भाई वो बच्चा जो अपने हालातों के लिए पढ़ाई करेगा वो तो क्या वो हालात खत्म कर दो, वो कितनी अच्छी पढ़ाई करेगा। कहने का मतलब ये है जो बच्चा है अपने हालात बदलने के लिए पढ़ाई करेगा वो तो जी जान लगा देगा उसमें। शिक्षा के दौरान वो हालात खत्म कर दो। जाहिर तौर पर कि किसी ब्राह्मण वैश्य या शूद्र की लड़ाई नहीं है, इस तरीके की लड़ाइयां कराकर देश में फूट मत पैदा करो। जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो राज्य करो, यही तो आज भी कर रहे हैं लोग, फूट डाल रहे हैं, राज्य कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर। सही बात है ना। अगर आप भी देखते होंगे, चाहे वो किसी SC ST का बच्चा हो चाहे OBC का हो, जब साथ में खड़े होते होगे तो उसमें आप में ना वो आपसे कमजोर है, कभी नहीं ना कोई, ना वो किसी तरीके से कमजोर है। मतलब कई फ्रेंड्स हमने बताया बात मौकों हर काम कर सकता है, लेकिन अब वो क्यों कम पढ़ रहा है? उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे चीटिंग मिल जाएगी। वो बच्चा मेरे साथ, उसके पास सारी सुख सुविधाएं, लैपटॉप भी है, पढ़ने के लिए फोन भी है, वाईफाई भी है, सब कुछ कुदरती तौर पे उसमें कोई कमी नहीं है। बस ये कुदरत बनाती है। कुदरत ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, हर व्यक्ति को सेम बनाया है, ना कोई जाति बड़ी है ना कोई किसी को कुछ नहीं करा है। लेकिन वो सब किसने डाला? किसने? कहीं ना कहीं हमारी चीजों में बहुत बहुत चीजें खराब कर दी गई। अब हमारे संग्रहालय चला दिए गए। हम अपनी संस्कृति, जो हमारी सबसे बड़ी विरासत है संस्कृति, अगर भारत देश को किसी चीज के लिए जाना जाता हो ना जाना तो संस्कृति के लिए जरूर जाना जाता है। हम क्यों ना उसको इतना बड़ा बना दे, जो भी देश में आए हमारे वो देखे कि यार रिक्शा वाले के क्या प्रेम व्यवहार है, क्या लोगों को चलने वाले में प्रेम। वो चीजों को खत्म करके सिर्फ लोग एक दूसरे की क्रूरता देख रहे हैं, लोग एक दूसरे के मार काटने को। क्या यार 30 साल की जिंदगी हो गई, 30 साल के और बचे हैं, क्या कर लेंगे ऐसा करके? प्रेम भावना कहाँ चलेगी? लोग अगर नॉर्मली जिए, सुसाइड करने के थॉट्स ही ना आए उनके दिमाग में। बिल्कुल हर्ष, उम्मीद करते हैं वन इंडिया के दर्शकों के माध्यम से और वन इंडिया के माध्यम से समझ पाएगी देश की जनता, देश के युवा कि हर्ष की कोशिश ब्राह्मणों की आवाज़ उठाने की नहीं थी। हर्ष की कोशिश है उन युवाओं को, छात्रों को काबिल बनाने के लिए जो कि रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें ज़रूरत ही ना पड़े। बहरहाल मामले पर हमारी नज़र रही। हमारे साथ थे हर्ष, बहुत शुक्रिया हर्ष वन इंडिया को वक्त देने के लिए। शिवेन जी थे तमाम सवालों को लेकर। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.